वही कहा मैंने, आदरणीय मेरा जी भाई साहब कहाँ पीछे रह गए। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद और अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। अगला सत्र आरंभ करें। जी। बहुत सुंदर आज आदरणीय भाग्यश्री बहन जी ने क्लास ली, आनंद आ गया और कल के लिए अनुमति दी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना जी का धन्यवाद कि आज हम 10वें 1050वां दिन की ओर जो है आज हमारा योगाहार कार्यक्रम पहुंच गया है। और आज के चीफ गेस्ट आदरणीय ताराचंद बेल जी गुरुजी हैं और उनको आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी जो बालाघाट से हैं, उन्होंने संवाद किया और उन्होंने आज आमंत्रित किया है। तो मैं आदरणीय आरुषि जी का हेनरी 6 कोई कुछ बोलना चाहती हैं तो फिर आगे हम अपना सत्र शुरू करें। चलिए, तो मैं आदरणीय कल्पना कोटले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ जी, वो आए। और हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय ताराचंद बेल जी, जिन्होंने हम सबको जब हम प्राकृतिक जैविक खेती की ट्रेनिंग ले रहे थे तो जिडाक्स जबलपुर में आकर के और हम सबको ट्रेनिंग दी थी। और आपका नाम पूरे देश भर में है कि आप जो है प्राकृतिक जैविक खेती, गौ आधारित खेती का गांव जो है कई राज्यों में पहुंच करके और कई किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय कल्पना जी आए और आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय का परिचय कर दें और परिचय के साथ उन्हें सम्मान के साथ सदन में आमंत्रित करें। और आदरणीय बेल जी हमारे योगाहार में एक बार मुख्य अतिथि पहले बन चुके हैं जी। ओ धन्यवाद। रविशंकर मेहरा जी ने शायद उनको बुलाया था, एक बार हम सबको मार्गदर्शन मिल गया है और ये हमारा सौभाग्य कि दूसरी बार आदरणीय गुरु जी ने समय दिया है। तो मैं कल्पना जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना आमंत्रित करें। जी धन्यवाद भ्राता जी, सदन को नमन और गुरु सत्ता को बारंबार नमन। जैसे कि भ्राता जी ने बताया कि ताराचंद बैल जी पहले भी आ चुके और वो ट्रेनिंग दिया है उन्होंने उनको। तो उनका जो परिचय है मेरा सामर्थ्य नहीं कि उनका मैं परिचय दे पाऊँ, क्योंकि वो उन्हीं के शब्दों में मैं सुनना चाहूँगी, हम सुनना चाहेंगे। और इस सदन के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा सा बताऊंगी कि ये 1050वां दिन है आज का। योगाहार ऑनलाइन ये चलता है, सुबह कृषकों के लिए होता है विशेष करके। तो कृषि और इसमें पद्मश्री और वैज्ञानिक और छोटे से किसान से लेके फिर हमारे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट भी जुड़ते हैं और कृषि के लिए कार्य करते हैं। वो भी ऐसी कृषि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, प्राकृतिक कृषि हो। तो आपका परिचय आप स्वयं ही देंगे। और बालाघाट क्षेत्र के होने की वजह से मुझे गर्व है कि मतलब एक ही जिले के हैं हम। और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ इस सदन में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी और धन्यवाद मुनीलाल जी। और बिल्कुल ये मेरा दूसरा सत्र है। एक बार राजस्थान में था प्रवास में और वहां से ऑनलाइन आप सबके बीच में आया था। और आप सब कर्म योगियों के बीच में और योग योगियों के बीच में आके अच्छा लगता है कि आप सब योग और कृषि के माध्यम से देश में एक बड़ा काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों ने मुझे अपने मंच में स्थान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक परिचय की बात कल्पना जी ने की है, तो आप सब में अधिकांश लोग मुझे जानते हैं। फिर भी एक छोटा परिचय।
मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम कनई से हूँ और प्रणीता जी जुड़ी हैं, उनको भी बहुत-बहुत स्वागत है। उन्हीं के पास से हूँ और 1999 से मैंने इस ओर काम करना शुरू किया। पहले ग्राम विकास के लिए काम करना शुरू किया, फिर संघ का प्रचारक हो गया, फिर वापस ग्राम विकास के लिए मुझे चित्रकूट में 2005 में सपत्नीक जाने का अवसर मिला। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने हमने समाज शिल्पी दंपत्ति के तौर पर और 5 गाँव के विकास के लिए काम किया। नानाजी देशमुख, जो भारत रत्न नानाजी देशमुख हुए, उनके सानिध्य में। उन्होंने चित्रकूट में विश्वविद्यालय और आरोग्य धाम, उद्यमिता विद्यापीठ और रामदर्शन, कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाएं खोली हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मैंने ग्राम विकास के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर व्यापक काम किया। और 2009 में मुझे लगा कि केवल कृषि पर ही बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तो वापस जो है नरसिंहपुर, जो मेरी ससुराल है, वहाँ मैं आया और वहाँ पर 13 एकड़ जमीन लीज पर लेकर के और प्राकृतिक खेती पर कई सारे प्रयोग किए। और केवल मैंने ही नहीं किए, 100 किसानों को मैंने जो है इस संस्था में जोड़ा था। प्राकृतिक खेती शोध संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है मेरी। और हम लोग ये कई प्रयोग किए उस समय पे। उस समय के प्रयोगों को मैंने जब पूज्य राजीव दीक्षित जी आए थे तो मैंने उनको बताया था। फिर भारत सरकार के जो मंत्री रहे हैं अनिल माधव दवे जी, वो भी आए थे, उनको मैंने दिखाया ये पूरा मॉडल कि कैसे किसान जो है प्राकृतिक खेती, मूल प्राकृतिक खेती को कैसे ठीक से कर सकता है, मिट्टी को कैसे पुनर्जीवित कर सकता है। फिर डॉक्टर वाई एल नैने और देश भर के डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, ऐसे बहुत से प्रमुख वैज्ञानिकों से मिलना हुआ। आदरणीय दीपक सचदे जी के सानिध्य में आया। तो वृक्ष आयुर्वेद, उपवन विनोद, कृषि पराशर, है ना, कश्यपी कृषि सूक्त, ऐसे लगभग जो है प्राचीन जो किताबें हैं, 12-13 किताबें, उन सब किताबों को हिंदी ट्रांसलेट करना, फिर उन किताबों के जो है खेत में उनको, उनके नुस्खों को प्रयोग करना, इस पे काम किया। लगभग 150 से ज्यादा फार्मूले जो है सिद्ध हो गए हैं अभी तक। और अभी तक हमने 38 फसलों का रासायनिक से ज्यादा उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। रासायनिक खेती के मुकाबले 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना ज्यादा तक उत्पादन लिया है। उसमें एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन है। और गेहूं का जो है 32 क्विंटल, धान का 56 क्विंटल। अभी पिछले ही सेशन में पंजाब के एक हमारे किसान कित्ता बरार जी ने 1 एकड़ में बासमती जैसे धान का 32 क्विंटल प्रोडक्शन लिया। किसान भी देखने गए, मंडी भी गए और जो है ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने लिया है। और इसका आधार हमारा वृक्षायुर्वेद विज्ञान है और प्रकृति का जो योग विज्ञान है, जिसमें प्रकृति, अणु और जीवाणु आपस में जुड़ते हैं, संयोजन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ये विज्ञान है। जो प्रकृति का योग है, उस योग विज्ञान को हमने समझने की कोशिश की है। तो आइए इस योग विज्ञान को, कि प्रकृति कैसे जुड़ती है, उसका जुड़ाव आपस में कैसे होता है, ये प्रकृति कैसे बनती है, अगर इसको समझ लेते हैं तो कोई भी किसान जो अगर इस आधार पर खेती करेगा तो ये पक्का मानिए कि उनका जबरदस्त प्रोडक्शन होना ही है। अभी पिछले सीजन में लगभग 22 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है, रासायनिक से ज्यादा का। और जो है 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ में भी बड़े आराम से खेती कर रहे हैं किसान। अब इसको मैं पंच महाभूत कृषि कहता हूँ। तो पंच महाभूतों के माध्यम से, सूक्ष्म दुनिया के माध्यम से जो भी किसान खेती कर रहा है वो बहुत सुखी है। उसकी लागत भी उतनी नहीं है और प्रोडक्शन भी उसका बहुत जबरदस्त आता है और टेस्ट तो अद्भुत ही आता है। मेरी वेबसाइट टीसीबीटी, मेरा जो ऐप है टीसीबीटी सोल दुकान, उसमें जो है हम फूड भी रखते हैं। आप कोई भी फूड जो है बुला के खा के देखिएगा, अद्भुत स्वाद आपको मिलेगा, कहीं कोई प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
इन सब जो है इतनी अच्छी फसलों का क्यों उत्पादन आ रहा है? ये पंच महाभूत आधारित जो जीवन शैली जी रहे हैं उनके भी जीवन में बहुत आनंद क्यों आया, कई बीमारियां कैसे साथ छोड़ दी, इस सब पर हम जो है चर्चा करेंगे। और आप सब लोगों ने मुझे 1 सवा घंटा दिया है, तो ये समय बहुत जरूरी होता है और आप सब ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कोई और भी चर्चा करना चाहे तो 2-3 मिनट हम चर्चा करेंगे, फिर मैं अपना विषय करता हूँ शुरू। अनिता जी हम सब उपस्थित है, मैं चाहूंगा मेरे गांव से ही हैं, बस 3 किलोमीटर आगे रहती हैं। उनका एक छोटा सा संवाद मैंने परिचय दिया है, वो मुझे जानती हैं अच्छे से, तो मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा विषय रखें। प्रणीता जी जी, बहुत बहुत चंदना धन्यवाद से। ताराचंद जी भाई साहब को। और मुझे लगता है कि हमें गर्व है। आप बहुत मेहनती और विद्वान भी हैं। सरल है, सहज है और आपने 2017-18 में प्राकृतिक जैविक खेती पर एक बड़ा प्रशिक्षण भी रखा था, जिसमें देश के लगभग 10 से 15 राज्यों से किसान भाई आए थे। और उस बड़े कार्यक्रम में मुझे आपने एक बड़ी महत्ती भूमिका निभाने का एक दायित्व दिया था, मंच संचालन का। और मुझे नहीं लगता था कि मैं मंच हाँ जी, संचालन हाँ जी, कर मेरे गांव में कार्यक्रम था, गांव में। जी। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण आपने दिया था। और आपके बारे में जैसे कि सम्माननीय कल्पना दीदी ने कहा है कि जितना कहे उतना सब कम है। और आपका समय मैं अधिक नहीं लूंगी। और आप, मुझे लगता है कि इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, अभिनंदन है आपका। और सभी किसान भाइयों को, सभी सम्माननीय अतिथियों को आपका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब। जी जी जी, प्रणीता दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक मुझे भी गर्व होता है कि आप जो है हम सब एक ही जिले से हैं और एक ही भूमि से निकल करके और एक देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमें इतना अच्छा उत्पादन क्यों आया और आज तक देश भर में जैविक खेती के बहुत से प्रयास हुए, वो पूर्ण सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि समस्याओं को ध्यान में रख करके हमने खेती में काम नहीं किया। जब प्राकृतिक खेती शोध संस्था हमने बनाई और हमको जो समस्या आती थी हम उसके समाधान के लिए काम करना शुरू किए। 2010 में लगभग 42 लाख रुपए का कल्चर हमने और मेरे से जुड़े किसानों ने खेतों में हमने डाला था। फिर हमें लगा कि भाई ये इतने रुपए का तो लैब हम खुद ही खोल सकते हैं, तो हमने लैब भी लगाया और उस पर भी काम शुरू किया और समस्याओं पर हमने काम शुरू किया। कभी मिट्टी में कार्बन नहीं होता, कहाँ चला जाता है? हर साल हम जो है कार्बन जमीन पे दबाते हैं, कोई केला पूरा जमीन पे दबा देता है, कोई कपास के पौधे जमीन पे दबा देते हैं। मैंने 18 और 20 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद भी खेत में डाली। अगले साल जांच किया तो वही 0.3 कार्बन। कहाँ गया वो 18 से 20 ट्राली गोबर, कहाँ गया? वो पता ही नहीं लग रहा था कि भाई हो क्या रहा है प्रकृति में। हम तो मिट्टी में डाल रहे हैं और आज भी किसान डालते हैं, एक फसल लेते हैं, अगली फसल तक कार्बन मिट्टी से गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर हमने चिंतन किया और इस पर जो है हमें ध्यान में आया कि जो मिट्टी में हम कार्बन डालते हैं वो धूप पड़ने पर वापस जो है पिघल करके वाइब्रेट होके वाष्पीकृत होके हवा में वापस आ जाता है, क्योंकि कार्बन हवा की वस्तु है, मिट्टी की नहीं है। तो मिट्टी जब गर्म होगी तो उसका कार्बन निकल करके हवा में वापस आ जाएगा और आ जाता है, इसलिए कार्बन बचता ही नहीं। और कार्बन आधार है, हम सब कार्बन से ही बने हैं। मिट्टी में होना चाहिए 1%, 2% कार्बन। और जब हमने इस पर चिंतन किया और हमने इस पे काम शुरू किया, हमने जो है जो मिट्टी से हवा में उड़ता है जो कार्बन, उसको रोकने की कोशिश की। और उसको रोकने के लिए 2 उपाय किए। एक उपाय जुताई को कम करना और बिल्कुल जुताई नहीं करना। अगर मिट्टी में जुताई करना बंद हो जाए तो कार्बन जो है मिट्टी से निकल ही नहीं सकता। जब भी हम चीरा लगाएंगे, जुताई करेंगे और रोटावेटर से करेंगे, तब तो अंदर अंदर का सारा कार्बन उड़ जाता है। और कार्बन ही है पकड़ के रखता है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ये चारों बॉन्ड जो है पकड़ के रखते हैं। अब वो कार्बन मिट्टी में नहीं रहा तो
कार्बन उड़ गया, कार्बन ही पकड़ के रखता है फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कार्बन ही ह्यूमस बनाता है, और कार्बन है तो हवा भी रहेगा मिट्टी में, क्योंकि कार्बन जो है वो हवा को भी पकड़ के रखता है, ह्यूमस बनाता है। अब वो उड़ गया, तो उसको रोकने के लिए एक तो जुताई हमने कम किया और बिना जुताई की खेती विकसित की। दूसरा, कार्बन जो है हवा ना उड़े उसके लिए जो है एक हमने एक बैक्टीरिया का लेयर मिट्टी में लगाने की कोशिश की, कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया। और ये कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया एक प्रकार का काई जैसा है जो ऊपर के लेयर में एक जम जाता है, हल्का हल्का जो है हरा कलर की काई आ जाती है। मैंने अपने वीडियो में कई बार दिखाया है ये काई को, खेतों में, किसान पंजाब में दिखाया, अभी सतारा में महाराष्ट्र में मैंने दिखाया अदरक की खेती में, है ना। आज मैं अभी यहाँ पर सिंगोली मतलब कोल्हापुर और सिंगोली में हूँ, इधर मैं जाने वाला हूँ अंगूर के किसानों के बीच में। तो जिन जिन लोगों ने ये जो है कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया जो हम 150-200 रुपए में उपलब्ध करवा देते हैं किसानों को अपने एफपीओ के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से, तो उससे जो है कार्बन उड़ने के बजाय रुका और हवा का कार्बन जो है वापस उस बैक्टीरिया ने सोख के मिट्टी में मिला दिया। तो हमने दोनों काम किया, हवा में ना उड़े जो मिट्टी का कार्बन है, और जो हवा का कार्बन है वो वापस मिट्टी में चले जाए, ये हमने काम किया है। और इससे जो है 1 साल में 1%, 2 साल में 2% तक कार्बन, मेरे कई किसान हैं जिनके यहाँ 2%, 0.25%, 2%, 2.25% तक कार्बन हो गया है। इतना कार्बन भारत के किन्हीं भी संस्थाओं की, यूनिवर्सिटियों की मिट्टी में नहीं है। बड़े बड़े संस्थाएं चाहे विश्वविद्यालय क्यों ना हो, उनके खेत में भी जाएंगे, क्योंकि वो भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो किसान कर रहा है, बार बार जुताई करना, है ना, और कार्बन सस्टेन ना हो ऐसा काम करना। जो जो है एक और हमने कार्बन में काम किया है, कार्बन के लिए अभी तक क्या है, जो है सन की हरी खाद, ढेंचा की हरी खाद जमीन में गड़ाना, ये काम पूरा जो है विश्वविद्यालय और सब किसान करते हैं। हमने भी ये काम किया 7-8 साल, हमने तो 30-35 किलो सन डाला, और उसके बाद भी कार्बन सस्टेन नहीं, क्योंकि सन की जो पत्तियां बहुत लचीली होती हैं, जैसी धूप पड़ेगा ये जो है कार्बन वापस से वाइब्रेट हो जाएगा। तब मुझे ध्यान में आया कि तिल जो है, तिल तिल का तेल जो हम ये तिल अगर जमीन में बोया जाए 3 किलो, और इसको जमीन में जो है पहले प्लाऊ करके गड़ाएं और फिर रोटावेटर करके गड़ाएं, 2 बार ही कर दें, तो ये सस्टेनेबल कार्बन है, टिकाऊ है। केवल तिल का कार्बन ही नहीं उड़ता, बाकी सबका कार्बन उड़ता है। तिल की जो डंडी होती है वो जमीन में गड़ेगी तो वो पूरा धीरे से कार्बन के रूप में विभक्त हो जाएगी, मतलब पूरा, और उसके बाद वो वहीं रहती है। तो इस तरह से हमने कार्बन को बढ़ाने के लिए जो कच्चा गोबर किसान डालता है, पक्का गोबर भी जो एफवाइम डालता है, वो भी गलत है। क्योंकि वो गोबर का कार्बन भी मिट्टी में टिकता नहीं, वो भी वाइब्रेट हो जाता है, और कार्बन मिट्टी में रहा नहीं। और गोबर जो कच्चा पक्का गोबर किसान डालता है ना, उसमें फंगस होता है, वायरस होता है, रस चूसक कीट होते हैं। फिर इसके अलावा व्हाइट ग्रब होता है, व्हाइट ग्रब महाराष्ट्र में हुमड़ी बोलते हैं जिसको, सफेद होता है, वो जड़ को कुतरता है। महाराष्ट्र का जिसने गन्ना, गुजरात की मूंगफली जिसने खेती में खराब कर दी, वो व्हाइट ग्रब। और सब किसान जो गोबर को डालते हैं उनको पता है सफेद सफेद तिल्ला निकलता, खूब निकलते टोकनी भर, ये व्हाइट ग्रब है, जड़ों को कुतरता है। और इसकी मादा जो है वो जो है खेती में खराब करती है। फिर इस गोबर को अगर कोई खेत में डालेगा तो उसको खाने दीमक आता है, दीमक को खाने छिपकली और सांप आते हैं। और छिपकली और सांप, छिपकली को खाने जो है बिच्छू और केकड़े आते हैं। बिच्छू केकड़े जो है छिपकली को मार के अंदर ले जाते हैं, और उसको महीने भर खाते और फिर छुप जाते हैं, फिर बिल खाली हो जाते हैं। उन बिलों में चूहे पलते हैं, और चूहे जो है फिर वो फसल को नष्ट करते हैं।
तो अब ये क्यों हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसान ने गोबर डाला, एक तो वो बचा नहीं, और फंगस वायरस कीट जो है हमारे इसमें आ गए। तो अभी जो है इन सब ये क्यों हो रहा है खेती में, हमने इस पर भी चिंतन करना शुरू किया। भाई जी मुझे तुलसी का काढ़ा दीजिएगा जरा, बोलना है ना, केवल तुलसी बॉईल करके लेते आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है खेती में हम एक तो कार्बन रहा नहीं और ये फंगस वायरस खूब आ गए। जितने भी धान की खेती करने वाले किसान हैं वो जानते हैं कि उनकी धान की जड़ गल जाती है। गन्ने किसान भी देखता है सारी जड़ सड़ जाती है। मतलब कुछ भी लगाओ, चना लगाओ, पूरा उकड़ जाता है, सड़ जाता है। इस पर ध्यान ही नहीं गया, किसी का नहीं गया कि धान की ऊपर की लहलहाती फसल है, नीचे 99% 99% जड़ सड़ जाती है। और धान में जो है 35-40 दिन बाद ही जड़ना शुरू हो, मतलब जड़ जो है सड़ना शुरू हो जाता है। गन्ना लगाते किसान तो 80-90 दिन, 140 दिन तक तो उसमें 15-20-35 कनसे रहते हैं। लेकिन जब गन्ना काटता है किसान तो 2 गन्ना ही मिलता है एक आंख से। कहाँ गया वो भाई 33 गन्ने, कहाँ चले गए? तो जब जड़ सड़ गया तो जो 2-4 जड़ हैं, वो जो 2 गन्ने हैं, एक तो मदर ब्रांच और एक साइड ब्रांच, इन्हीं को भोजन देने में उसका जो है पूरा वो चला जाता है और बाकी गन्ने अपने आप मर जाते हैं। और ऐसी धान में भी 30-35 कनसे रहते हैं 50-55 दिन, 60 दिन में। लेकिन जी किसान जब धान काटता है तो 2-4 ही उसको बालियों का मिलता है, 2-4 ही जो है धान के पौधे मिलते हैं। तो ये जो है इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों इतना ज्यादा मिट्टी में फंगस है। हमने ध्यान दिया और इसके फंगस को खत्म करने के लिए और एक बहुत अच्छा फंगिसाइड फिर हमने विकसित किया। और इसके पहले मैंने यूनिवर्सिटियों से ट्राइकोडर्मा के पैकेट ट्रेन में भर भर के ले जाके किसानों को देता था। और तमाम कंपनियों का भी हमने इतना ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास डाला, पर हमें जो है पूरी सफलता नहीं मिली। और इतना डाला कि वो 42 लाख का जो हमने कल्चर खरीदा था 2011 में, जो मेरी संस्था में रिकॉर्डेड है, उसमें से तो लगता है हमने 15 लाख रुपए का केवल ट्राइकोडर्मा खरीदा होगा। और हमारे जो 100, 125, 150 जो किसान थे वापस में डिस्ट्रीब्यूट करके खेतों में डाले। तो इतना ज्यादा खेतों में फंगस को रोकने के लिए हमने जब ट्राइकोडर्मा डाला, तब हमने आगे का सोचना शुरू किया कि क्यों जो है ये फंगस हमारे यहाँ बढ़ता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो इसकी कहानी शुरू हुई। मैं इस जो है मतलब इस कहानी को, इस दृष्टांत को, इस वाक्य को आराम से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि इस प्रकृति में जो है जो भी दिख रहा है परिवर्तन, वो जीवाणुओं के कारण दिख रहा है। कच्चा आम जो खट्टा होता है वो 2 दिन में मीठा क्यों हो जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया काम करते हैं। उस जो है 40 फुट ऊपर आम के पेड़ में लगा हुआ आम खट्टे से मीठा क्यों हो गया? बैक्टीरिया के कारण। हमारा जो दूध दही बनता है बैक्टीरिया, और उसी दही के कारण जो घी निकलता है उसमें बैक्टीरिया का योगदान है। तो प्रकृति में जो भी काम हो रहा है सब बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। हमारे चमड़ी में भी 1-1 ग्राम में करोड़ों बैक्टीरिया, हम जो दिखाई दे रहा है आंखों से वो भी बैक्टीरिया का योगदान है। हमको जो सुनाई देता है उसमें भी बैक्टीरिया। हमारे कान के अंदर छोटे छोटे मतलब 2 जो लिक्विड हैं उनमें वो जीवाणु हैं। हमारी जो तरंग है आवाज की उसको कन्वर्ट करने में योगदान है। सब कुछ बैक्टीरिया के कारण परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। और जीवाणु की उत्पत्ति अपने आप होती है। ये पंच महाभूत का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है,
अणुओं को पंच महाभूत जो है जोड़ता है और अपने आप उसमें जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जीवाणु अपने आप होंगे अगर अणु है तो, और जैसे अणु है वैसे जीवाणु आएंगे। और अणु बनते हैं ऊर्जा से, जैसी ऊर्जा होगी, जिसको छंद कहा हमारे प्राचीन पूर्वजों ने, गायत्री छंद कहा। तो ऐसे जो हैं, जो छंद, जिसको आज का विज्ञान क्वांटम फिजिक्स कहता है, तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटा या छंद, तो जैसे छंद रहेंगे वैसे अणु बनते हैं और ये बनाते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत का जो कॉन्शियसनेस है, हमारे दिमाग, हमारे शरीर में जो भी चल रहा है हमारा दिमाग नियंत्रित कर रहा है, वैसे इस प्रकृति में जो भी काम हो रहा है उसको पंच महाभूत नियंत्रित कर रहे हैं। तो जैसी ऊर्जा होगी वैसे अणु बनेंगे, और जैसे अणु होंगे वैसे जीवाणु होंगे। तो ये जो है ऊर्जा, अणु और जीवाणु, ये तीन जो है परिवर्तन प्रकृति में जो है मूल परिवर्तन करने वाले स्रोत हैं प्रकृति में। और स्रोत का आधार ऊर्जा है, ऊर्जा, अणु, जीवाणु। तो इसका एक जो है उदाहरण बताता हूं कि जैसे कच्चा गोबर या किसान ने जो गोबर, गाय का गोबर ही है, वो भी गाय का गोबर का ढेर बनाता है और उस ढेर में से मीथेन रहता है, और मीथेन की बॉन्डिंग शुरू होती है। जैसे कार्बन की बॉन्डिंग से हम बने, वैसी मीथेन की बॉन्डिंग से भी प्रकृति में जीव बनते हैं। तो मीथेन की बॉन्डिंग होगी तो वहां दुर्गंध आएगा, और दुर्गंध की ऊर्जा सक्रिय होगी, दुर्गंध का क्वांटा, दुर्गंध के छंद वहां होंगे। और दुर्गंध जो है वो क्या करता है कि यहाँ दुर्गंध होगा, वहां खराबी जीव पैदा होंगे, मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े, चूहे, यही सब आएंगे। और इसकी अंतिम इकाई चूहा है और सांप है। अभी कल मैं जो है जहां रुका, यहीं कोल्हापुर में एक किसान के यहाँ, खूब उसके यहाँ जो है सांप और चूहे आते हैं। क्यों? सारी नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा होगी तो ये आएंगे ही आएंगे। ये अंतिम इकाई, इकोलॉजी के ऊपरी पार्ट है चूहे और सांप। तो अभी मैं जो है 4-5 दिन पहले जोधपुर में था, जोधपुर से आगे बाड़मेर, गुड़ा मलानी एक जगह, वहां जो है हजारों किसान जो है अनार की खेती करते हैं। अनार का क्लाइमेट अच्छा है वहां। मैं 2-4 किसानों के यहाँ गया तो हर जो है किसान के अनार के पेड़ के नीचे 15 से 20 जो है चूहे के बिल, 15-20, आप पैर नहीं रख पाओगे ऐसे बिल बने हुए। उन्हीं किसानों को जो अपनी टीसीबीटी प्राकृतिक खेती करता है, उन किसानों के यहाँ मैं ले गया। एक किसान है माधव जी, वहीं गुड़ा मलानी में, उनके खेत में चूहे के बिल देखने से भी नहीं मिल रहे, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है चूहे का बिल, क्योंकि वहां पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा की तरंग बह रही है। तो वहां पर जन्म नहीं लेगा कोई निगेटिव अणु और निगेटिव जीवाणु जन्म नहीं लेगा, तो जो इकोलॉजी है वो आएगी ही नहीं, सांप और चूहे आना ही नहीं है। तो ऐसे जो है ये इकोलॉजी है। तो ये इकोलॉजी अगर ठीक हो गई तो अपने आप हमारे जीवाणु खेती में सब काम करते हैं। बीज को उगाते भी जीवाणु हैं, जो है पत्ते लाने का काम भी जीवाणु करते हैं, पौधे को बढ़ाने का काम पीएसबी जीवाणु करता है, फैलाने का काम जो है केएसबी जीवाणु करता है, फूल लाने का काम जो है कैल्शियम और बोरान के जीवाणु करते हैं, फिर उस फूल को, फल को बड़ा करने का काम पोटास का जीवाणु करता है, और भी जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु ये करते हैं काम। और उस फल को पकाने का काम भी जीवाणु करते हैं। हमारे पेट में भी भोजन को पकाने का काम जीवाणु करते हैं, जिनको बोलते गट्स बैक्टीरिया। अभी हमारे पेट में जैसे बैक्टीरिया होंगे हम वैसे भोजन मांगेंगे। आज के बच्चे पिज्जा बर्गर क्यों मांगते हैं? उनके पेट में वैसे बैक्टीरिया हैं, फल के बैक्टीरिया ही नहीं है। तो इस प्रकृति में पेट में जैसे बैक्टीरिया होंगे, हर जीव वैसा भोजन ढूंढता है। तो जिसके पेट में दुर्गंध के बैक्टीरिया, वो दुर्गंध का जो है ढूंढता है, दुर्गंध कहाँ मिलेगा खाने को। जैसे शहर का सड़ा नाला, मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े ही पलेंगे, वहां सुअर ही जाएंगे, क्योंकि उनके पेट में दुर्गंध के बैक्टीरिया दुर्गंध ढूंढेंगे। तो जहां जैसे जीवाणु होंगे वहां वैसे ही इकोलॉजी विकसित होगी। और जो
जो सुगंध के जीवाणु है वो डार्मेंसी में चले जाएंगे या मर जाएंगे। जहां दुर्गंध होगा वहां दुर्गंध की इकोलॉजी, जहां सुगंध होगा वहां सुगंध की इकोलॉजी। तो हमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध की इकोलॉजी तैयार करनी है। अपने आप पुष्टिवर्धन होगा, हमारा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। नेचर में सब जो है करने की जरूरत नहीं है, आप नेचर के अनुसार से जियो, जिसको बोलते जीवो जीवस्य जीवनम। जैसे जीवाणु होंगे वैसा जीवन होगा। आपके हर अंग को जीवन देने वाले जीवाणु हैं। तो जीवो जीवस्य जीवनम के आधार पर जिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। खेती भी अपने आप होती है जीवो जीवस्य जीवनम में। कैसे होती है? तो उसके लिए भी जो है वृक्ष आयुर्वेद में और कृषि पाराशर में स्पष्ट लिखा है, जंतु नाम जीवनम कृषि। जंतु नाम मतलब जीवाणु के आधार पर होने वाली खेती ही कृषि। जंतु नाम जीवनम कृषि, जहां पर जंतुओं का जीवन पूर्ण होता है वहीं कृषि पूर्ण होती है। अब वो हल जोताई करो, खेती करो, कचरा निकालो, ये खेती नहीं, खाद डालो, ये खेती नहीं है। कोई भी रासायनिक जैविक खाद डालने की जरूरत नहीं, जीवाणु है तो। अब ये जीवाणु बनते हैं अणु से। जैसे जीवाणु होंगे वैसे अणु होंगे, और जैसे अणु होंगे वैसे जीवाणु होंगे, वैसे ऊर्जा होगी। तो हमें ऊर्जा से काम करना पड़ेगा। तो वापस मैं विषय रखता हूं ऊर्जा पर। हम वापस जाते ऊर्जा पे, क्योंकि ऊर्जा को ठीक करेंगे, सुगंध की ऊर्जा रहेगी, अपने आप सब ठीक होने वाला है। और मैं किसानों को जो है इसीलिए एक वाक्य में सबको बोलता हूं कि खेती मनुष्य को नहीं करना है, जीवाणुओं को करना है। और जीवाणु, अणु और ऊर्जा का संचालन पंच महाभूत करते हैं। तो पंच महाभूतों को खेती करने दो, आप क्यों कर रहे हो? तो मेरे एक टैग लाइन है, पंच लाइन है कि किसान नक्षत्र पर बीज बोए और घर जाके सोए। वो डिस्टर्ब ना करे खेती को, अपने आप खेती अच्छी होगी। और मेरे कई किसान इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां खेती पंच महाभूत और जीवाणु कर रहे हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे लेखराम जी 500 एकड़ में खेती करते हैं, राजस्थान के अंदर, गुड़गांव के अंदर 500 एकड़ में खेती। सोचो एक व्यक्ति, मैं जब भी राजस्थान जाता हूँ 5-7 दिन मेरे साथ रहते हैं, खेती की चर्चा सुबह और शाम करते। बस उन्होंने अपने 35-40 एकड़ में हर 2 मजदूर को बता रखा है, तुमको अमावस्या में ये करना है, पूर्णिमा में ये करना है। बस अपने आप फसल अच्छी आती है, और जबरदस्त आती है, जबरदस्त। हर खेत में, उनके किसी भी खेत में चले जाओ। उनका नया मैनेजर इस साल गया तो वो तो पागल हो गया, बोले यहाँ कुछ किया ही नहीं सिंचाई के अलावा, क्योंकि इस साल जो है वो थोड़े व्यस्त रहे लेखराम जी, फिर भी फसल इतनी जबरदस्त, क्योंकि जीवाणु काम कर रहे हैं। गाजर, मूली, उनका जो है तरबूज, आप देखिए इतना मीठा तरबूज, खरबूज इतना मीठा। ऑनलाइन हम हर साल उनका खरबूज देते, आप एक बार खा के देखिए, आपने जीवन में इतना मीठा खाया नहीं होगा, मुंह में जाते घुल जाता है उनका खरबूज। तो जीवाणु काम कर रहे हैं। तो वापस हम आते ऊर्जा की दुनिया में। तो मैं जो है अभी सेकंड जो है सत्र ले रहा हूं ऊर्जा का। ऊर्जा जो छंद है, तरंग है, हम इसको बोलचाल में तरंग भी बोलते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरंग के कारण हो रहा है। ये तरंग न केवल आवाज को लेके जाती है, और जो है फोंटा यानी आपके फोटोस को भी लेके जाती है, प्रकाश को भी लेके जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ऐसे ऐसे है, और जिसका आकार चंद्रमा की अर्धचंद्र की तरह है, अर्धचंद्र उसकी तरह है। तो ये जो है, जो अर्धचंद्र है जिसका आकार, और जो किसी से टकराने से घंटी बजाती है, उसको आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहता है। हमारे पूर्वजों ने उसको चंद्र घंटा कहा। तो जैसी उसकी स्थिति है, प्रकृति है, जैसी उसका स्वरूप है, वैसा नाम दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो चंद्रमा अर्धचंद्र की तरह है, वो आप आज टावर में ऐसे ऐसे करके दिखाते भी उसको। और जो किसी से टकराने से घंटी बजाती है, उसका सही नाम चंद्र घंटा हो ही होना चाहिए। तो जैसी स्वरूप वैसा नाम हमारे पूर्वजों ने दिया। तो ये जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, इन सबको हमारे पूर्वजों ने देखा है अच्छे से। आधुनिक विज्ञान ने तो थोड़ा सा देखा, हमारे पूर्वजों ने तो पूरा स्वरूप देखा कि शैलपुत्री कैसी है, ब्रह्मचारिणी कैसी है, चंद्र घंटा कैसी है, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि का स्वरूप क्या है, गायत्री का स्वरूप क्या है। ये सब जो है ऊर्जाएं हैं, और यही ऊर्जाएं
और इतना ही नहीं, 64 ऊर्जाएं हैं, जिसको 64 योगनी कहा। ये सब योगनी यानी ये अणु बनाने के लिए जो पूर्व प्रक्रिया है, वैसी ये 64 योगनी है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बनता है, वैसे ये 64 योगनियों ने अणु बनाया है। इन सबको देखा हमारे पूर्वजों ने, और देखा और उनके स्वरूप के आधार पर नाम दिया कि ब्रह्मचारिणी जो है पूरी ब्रह्मांड को जो है सारा जो है सूर्य और चांद को कैसे पकड़ के रख रही है, कि आज जितने जो है लाखों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं सब चांद, सूरज, तारे और हमारे धरती, और सब पर कहीं जो है भटक नहीं रहे हैं। सूर्योदय का समय 10,000 साल भी उतना ही था, आज भी वही है, उसी समय पे सूर्योदय हो रहा है। तो अभी ये जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं जो है 2 तरह की हैं। एक ऊर्जा जो देवों का निर्माण करती है और एक ऊर्जा जो दानवों का निर्माण करती है। देवों को हमारे जो है हमारे फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है मैटर, और दानवों को फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है एंटी मैटर। तो इस प्रकृति में जो है 71% जो है महाकाली यानी ब्लैक एनर्जी है, और 21% जो है ब्लैक मैटर है यानी महाकाल है, और 4% मैटर यानी देव, और 4% एंटी मैटर यानी दानव हैं। और ये जो है 71%, 21%, 4% और 4% ये आधुनिक विज्ञान की खोज है। और हमारे पूर्वजों ने मैटर यानी देव और एंटी मैटर यानी दानव, तो इसकी जो है परिकल्पना अच्छे से दे रखी है। ठीक है, तो अभी जो है जिसको भी हम जो है छंद बोलते हैं वो देवी हैं, और जिसको भी हम मैटर बोलते हैं वो दानव हैं। तो देव और दानव की ये कल्पना है, हमको हमारे खेत में देवों को स्थापित करना है, सुगंध के बैक्टीरिया को स्थापित करना है, दुर्गंध के नहीं। तो दुर्गंध जहां होगा वहां फंगस, वायरस, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े ही पलेंगे। तो इसको जो है हमको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए हमको जो है कि उन सारी जो है सुगंध की इकोलॉजी को डेवलप करने वाले जो छंद हैं, जो तरंग हैं, उनको विकसित करना है। अब ये कहाँ विकसित होंगे, कहाँ से कहाँ निकलते हैं छंद? वो निकलते यज्ञ से। ठीक है, हाँ, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरो वाचस प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ने भी यज्ञ करके प्रकृति की रचना की। और त्रेता युग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान राम नियमित यज्ञ किए, भगवान कृष्ण नियमित यज्ञ किए। मोहनजोदाड़ो में हर घर में, घर के सामने यज्ञ वेदी निकली, हर घर में था। तो सतयुग की दुनिया में हर घर में यज्ञ होते थे। क्यों? यज्ञ से देवों को शक्ति देने वाले छंद निकलते थे, देवियां प्रकट होती थी, तरंग निकलते थे। तो तरंग निकलने का सबसे बड़ा माध्यम है यज्ञ। और 2 तरह के यज्ञ हैं, नित्य और नैमित्तिक। नैमित्तिक यानी पंच महाभूतों को जो है, जैसे पर्जन्य यज्ञ, वर्षा यज्ञ नैमित्तिक, अश्वमेध यज्ञ पंच महाभूतों को भोजन देने का पूरी प्रकृति में यज्ञ। तो ऐसे ये नैमित्तिक है। और नित्य यज्ञ अग्निहोत्र, प्रतिदिन ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में घी चावल गाय के गोबर के जले हुए कंडे में डालना। ठीक है, 1967 में माधव स्वामी पोद्दार जी ने इस विज्ञान को पूरा विकसित किया है। ठीक तांबे के पात्र में गाय के गोबर के कंडे जला करके, और ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में घी और चावल की 2 आहुति दो। इससे ये जो ऊर्जाएं हैं, रश्मियां हैं, ये निकलती हैं। ठीक है, जो हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि बोलते, ये छंद निकलते हैं। गायत्री, चंद्र, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं ये सब निकलती 64 योगिनी। इतना ही नहीं, पंच महाभूत जो इस पूरी प्रकृति को बनाए हैं, जो पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं, जो कॉन्शियसनेस की मैं बात करता हूं, उनको भोजन मिलता है। पंच महाभूत यानी कौन? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना। ये जो पंच महाभूत हैं, ये जो पंच महाभूत है, यही जो है इस प्रकृति का निर्माण किए हैं। और इन पंच महाभूतों को संक्षिप्त में हम बोलते भगवान। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, भगवान कहते हैं। तो ये भगवान जो है, इनका भोजन है रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। भूमि का भोजन है रूप यानी अग्निहोत्र, भस्म।
ठीक है। गगन का भोजन है रंग, अग्निहोत्र करने से 7 रंग की ऊर्जाएं निकलती है। फिर वायु का भोजन है गंध, जहाँ सुगंध होगा वहां वायु बहुत अच्छी होती है। इसलिए हर घर में जो है रोज अग्निहोत्र के साथ गंध, मतलब सुगंध के लिए यज्ञ करते थे हमारे पूर्वज, क्योंकि हवा में सुगंध होना चाहिए। उसका भोजन, हवा का भोजन है गंध यानी सुगंध। और अग्नि का भोजन है स्पर्श, अग्नि का भोजन है स्वर। जैसे हम आहुति देते हैं और हम मंत्र बोलते हैं, ये स्वर जाके अग्नि को जो है उसको ताकत देता है। तो स्वर और नीर का जो भोजन है वो है स्पर्श। हम स्नान करते हैं, कितनी ऊर्जा आ जाती है हमें, क्योंकि स्पर्श के द्वारा हमारे जो है ये चमड़ियां सारी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। तो रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श, ये पंच महाभूतों का भोजन है। पंच महाभूत यानी भगवान। और प्रतिदिन भगवान को भोजन देना, तभी आप प्रकृति के अन्न फल को खाना। ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है। इष्टान्न भोगान्न वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो स स्तेन एव च। स्तेन मतलब चोर। तो इष्टान्न भोगान, अपने इष्ट को, हमारे इष्ट कौन है? ये भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इनके द्वारा दिए गए अन्न फल को, क्योंकि अन्न फल यही उगाते हैं। अगले सत्र में मैं बताऊंगा आपको कैसे उगाते हैं। और इनके द्वारा दिए गए अन्न फल को यदि हम भोगते हैं, हम खाते हैं, तो हम चोर हैं। तो बिना पंच महाभूतों को भोजन दिए, बिना भगवान को भोजन दिए, यानी भोग लगाना, यानी दाल चावल खिचड़ी और मीठा रख देना, भगवान को भोजन नहीं। भगवान का भोजन रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। ये पंच महाभूतों को जब भोजन मिलेगा तो हमारी खेती फिर अपने आप बहुत अच्छी होगी। तो ये ऊर्जा निकालना और पंच महाभूतों को भोजन देना, ये प्रतिदिन करना पड़ेगा किसान को, क्योंकि खेत में काम पंच महाभूत कर रहे हैं, तो उनको भोजन देना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये अग्निहोत्र करके और इसका भस्म खेतों में डालिए, मिट्टी शुद्ध होगी। अभी मिट्टी निगेटिव है, दुर्गंध से भरी है, उसको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी। आप मिट्टी जो है, खेत की मिट्टी को हाथ में रखिए और एक 15 लीटर का बाल्टी कुर्सी में बैठिए पहले, और बाएं हाथ में मिट्टी रखिए, दाहिने हाथ में 10 लीटर की बाल्टी उठाइए। नहीं उठा पाएंगे आप। आपको अंदाज करना है तो पहले बिना हाथ में मिट्टी रखे और पानी उठाओ। आप जितना अधिकतम पानी उठा सकते, 10 लीटर 15 लीटर बाएं हाथ से ऐसे करके और उठाइए। और उसके बाद मिट्टी पकड़िए, मतलब बाएं हाथ में मिट्टी पकड़िए और दाहिने हाथ में फिर बाल्टी उठाइए। नहीं उठा पाएंगे आप। उठा रहे हैं तो मिट्टी पॉजिटिव है, नहीं उठा पा रहे मिट्टी निगेटिव है। और ऐसा आप मिट्टी के साथ नहीं, किसी भी के साथ कर सकते जिसमें दुर्गंध है, या जिसका रूप रंग गंध, जिसका आंखों में रंग अच्छा नहीं लगता, मतलब वो जो आजकल हेलोजन बल्ब आते हैं ना, वो लगा के उठाइए। नहीं उठा पाएंगे, आंखों से वो सारी ऊर्जा को खींच लिया उन्होंने। तो रूप रंग गंध स्वर स्पर्श जिसके खराब है, वहां आपकी ताकत खत्म हो जाए, 99% खत्म हो जाएगी। 1% से आप बोलना चालना खाना पीना घूमना कर सकते हैं। तो आज सब मनुष्य 1% पर ही जीवित है। 99% सबकी ऊर्जा कमी नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में मतलब 30-35 चीजें निगेटिव हैं जो थी नहीं 35-40 साल पहले। तो ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे जो है खेत में है, उसको ठीक करने का काम अग्निहोत्र भस्म करता है। 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी, दोनों को 200 लीटर पानी में घोल लो और खेत में डाल लो। खेती की मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी और उसी से 50% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, केवल इसी फार्मूले से। इसका नाम है ऊर्जा जल। ऊर्जा जल आप ये डालिए 200 लीटर, वही ऊर्जा जल जो 1 लीटर आप पीजिए, 15 मिनट में आपकी गैस गायब हो जाएगी। जिस अब 1 आध महीने पीजिए, आपका जो है पेट जो है अंदर चला जाएगा। घुटने में जो है गैस भरी हुई है, कमर में निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ऊर्जा जल पिए। तो ये ऊर्जा जल बनेगा अग्निहोत्र भस्म से। एक गुजराती भाई है, उन्होंने अग्निहोत्र भस्म की जांच कराई, 47 तरह के मिनरल्स मिले उनको। उससे आगे जांच नहीं हो सकी, क्योंकि उससे आगे ये सब जांचने का केमिकल ही नहीं लैब में। लैबों में तो 10-12 माइक्रोन्यूट्रन जांचने का ही रहता है उनके पास केमिकल। पूरे 108 तत्व हैं भस्म के अंदर, और इसलिए अमेरिका ये भस्म को कैप्सूल बना के गुटकता है। हमारे ऋषि मुनि इसका भभूत देते थे, कोई बीमारी हो। आप ये जो है, आप ये ऊर्जा जल ग्रहण कीजिए, फिर देखिए आपके शरीर में कैसे परिवर्तन आता है।
और इतना ही नहीं, भस्म में, अग्निहोत्र भस्म में 52% ऑक्सीजन है, और आज हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। और इतना ही नहीं है, भस्म एक्टिवेटेड चारकोल है, जहां जहां जाएगा आपके शरीर में उसको एक्टिवेट करके शुद्ध कर देगा, क्योंकि वाइब्रेशन ही हमारे शरीर को ठीक करता है और दुनिया को भी चलाता है। वो वाइब्रेशन कंटिन्यू इसमें भस्म में होता है, इसलिए उसको एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल के कई जो है लाभ हैं, गूगल सर्च करके देखिए। तो इस तरह से अग्निहोत्र भस्म से हमने प्रकृति में भूमि जो तत्व है, माता तत्व, उसको हमने पूर्ण किया, और रंगों से गगन तत्व को पूर्ण किया जो पिता तत्व है। वायु प्राण तत्व, ऑक्सीजन है ना, वायु में प्राण तत्व होना चाहिए, ऑक्सीजन, वो दिया। अग्नि में जो है अग्नि में स्फूर्ति होती है, वो स्फूर्ति उसको दिया। और नीर में जो है स्पर्श यानी जीवनी शक्ति होती, वो उसको वापस दिया। तो हमने पंच महाभूतों को स्वस्थ किया, शुद्ध किया, स्वस्थ किया, शक्तिशाली किया, केवल अग्निहोत्र करके। और इसी अग्निहोत्र को कर सके इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी, हाथ पैर दिए कि पंच महाभूतों को रोज भोजन दो, जो सतयुग में होता था, द्वापर में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में कुछ किए, कुछ बंद कर दिए, और अभी जो है 1967 तक तो भारत में बंद ही हो चुका था। 1967 में इस विज्ञान को पुनर्जीवित किया माधव स्वामी पोद्दार जी ने, उनके गुरुजी श्री जी की कृपा से। तो माधव आश्रम भोपाल जाएंगे तो उसका पूरा इतिहास आपको वहां मिलेगा। तो वापस मैं आता हूं, हमने अग्निहोत्र करके ऊर्जा प्रकट की, ठीक है। अब खेतों में नियमित अग्निहोत्र कीजिए, फिर देखिए क्या परिवर्तन आता है। मेरे किसानों के यहाँ गेहूं के एक डंडी में 3-3 बाली, चने की जहां से एक घेटी निकलती वहां 2, बाजरे में जहां से एक जो है एक डंडी में एक बाजरा, और एक ही आपने वो देखा ना ज्वार, हमारे सुधीर विद्वंसी के यहाँ गया मैं औरंगाबाद, 5 गुच्छे ज्वार के एक डंडी में। गेहूं में धान में जहां एक बाली निकलती वहां 2 बाली, ऐसे परिवर्तन हमारे यहाँ भी निकले। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन तब आएगा जब आप ये अग्निहोत्र करेंगे और इस ऊर्जा को प्रकृति को देंगे, पंच महाभूतों को देंगे। तो ऊर्जा से अब अणु बनना है, यहां पंच महाभूतों का रोल है। पंच महाभूत नहीं होंगे तो अणुओं को जोड़ेगा कौन? जैसे कैसे जोड़ना, मैं आपको बता, घड़ी आप सबने देखी है, कितनी सारी पुर्जे होती है। यदि घड़ी को हम एक डिब्बे में बंद कर दे, सारे पुर्जे को निकाल के, और खूब उसको हिलाएं कि जुड़ जाओ, घड़ी के सारे पुर्जे आपस में जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे, हजारों साल भी हिलाएंगे। उसको कौन जोड़ेगा? मनुष्य अपनी बुद्धि से निकालेगा, और एक एक जो है जहां जहां पुर्जे फिट करना फिट करेगा। अब और जैसी उसमें थोड़ा वो जो है वो अपना वो इलेक्ट्रॉन्स वाली छोटी वाली सेल आती, वो डाले और घड़ी चलेगी, टिक 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 टिक। तो ये टिक टिक तक के चलने की प्रक्रिया पंच महाभूत करेंगे। तो ऊर्जा से प्रकृति में अणु बनेंगे तब जब ऊर्जा की जो 64 योगिनी उस खांचे को ठीक से जोड़ लगाएंगे, कौन कहाँ रहेगा। जैसे ये खांचा फिक्स होगा, टिक टिक यानी अणु बन गया। और कई सारे अणुओं को जब एक खांचे में जोड़ेंगे तो अपने आप वहां जीवन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अभी आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस प्रकृति में जीवन की उत्पत्ति हुई है अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड में जो अणु हैं उनके खांचे तय हैं, ऐसे होंगे तो अपने आप उसमें जो है जीवन उत्पन्न हो जाएगा। और ये होता है आपके शरीर में। आपके शरीर में रोज 14 लाख टिश्यूज जन्म लेते हैं। तो ये 14 लाख टिश्यूज क्या हैं? अमीनो एसिड से ही तो बने हैं ना। तो उनमें जीवन कहाँ से आया? तो यही हमारे शरीर में रोज जब हम सोते हैं तो शुरू के 2.5 घंटे में अमीनो एसिड हमारे खून में दौड़ने लगते हैं, लाखों अमीनो एसिड। उसमें से 14 लाख अमीनो एसिड के अंदर अपने आप जीवन आता है, और जिसमें जीवन आ गया वो बन गया टिश्यूज। और वो टिश्यूज में अगर जो है विटामिन ए होगा तो आंखों में जाएगा, और कैल्शियम होगा तो हड्डियों में जाएगा। तो वो विटामिन ए जो है को कैसे पता मुझे आंखों में जाना है? तो हमारा मस्तिष्क फिर उसको आदेश देगा कि तू आंखों में जा, आंखों में जाएगा। तो इस तरह से रक्त रस जो है मांस
मज्जा, अस्थि, मेद और जो शुक्र बनता है, तो हमारे शरीर में माइंड इस सब को कंट्रोल करता है। वैसे प्रकृति में ऊर्जा को कैसे जो है घड़ी के स्वरूप में देना, अणुओं को कैसे अणु कैसे उत्पन्न करना, फिर उसमें जीवन कैसे उत्पन्न करना, और कौन सा जीवन कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब पंच महाभूत करते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो प्रकृति की मस्तिष्क के पंच महाभूत हैं, भगवान हैं। ये जो है जहां जैसे अणु वहां वैसे जीवाणु उत्पन्न करेंगे। अब जो है हमारे शरीर में रोज 14 लाख टिश्यूज उत्पन्न हुए। इन टिश्यूज के अंदर एक जीव है और उस जीव को कहा गया अंडज। ठीक है, इस प्रकृति में 4 तरह के जीव हैं, अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज। जो अंडज है वो टिश्यूज का निर्माण करता है। जो द्विदज है वो जो है टिश्यू 1 का 2, 2 का 4, 4 का द्विदज, यानी 1 का 2 होना। तो जब 1 का 2 हमारे शरीर में होगा तो फिर हाथी जैसा बड़ा विशालकाय जीव भी निर्माण हो सकता है। बरगद का पेड़ जैसे विशालकाय पेड़ निर्माण, क्योंकि 1 का 2 हो रहा है। तो द्विदज। फिर स्वेदज। स्वेदज यानी जो मल मूत्र से उत्पन्न होता है, जैसे जो है निगेटिव जीव में सुनोगे तो खटमल, वो रहता है खाट में, उसका मल मूत्र भी बचेगा तो 4 महीने में फिर वो आ जाता है, फिर पति पत्नी और सामान्य प्रक्रिया से बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वैसी केचुआ भी स्वेदज जीव है। वो भी, उसका भी मल मूत्र पसीना बचा होगा मिट्टी में, रासायनिक मिट्टी में। केचुआ तो मर गया, तो अगर आप परिस्थिति दो वहां से वो पैदा हो जाएगा। और उसमें तो जो वो तो उभयलिंगी होती, नर मादा तो एक ही उसमें होते हैं, और फिर उनका प्रजनन शुरू और जीवन आ जाएगा वापस। तो ये स्वेदज हैं। और जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले। तो 4 तरह के सूक्ष्म जीव हैं। तो ये चारों तरह के सूक्ष्म जीव जब पंच महाभूत और हमारे खेत में काम करेंगे तो ये सब उत्पन्न होने वाले, और हो चुके मेरे किसानों के यहाँ। उनके यहाँ जो है सफेद रंग का केचुआ, पीले रंग का केचुआ, नीले रंग का केचुआ, हरे रंग का केचुआ भी आ गया। ये लंबे लंबे केचुए आए, 30 फुट नीचे रहने वाले केचुए आए। तो ये सब अपने आप हो जाएगा यदि आप पंच महाभूतों को भोजन दो, उनको शुद्ध करो, उनको सजीव करो, उनसे प्रार्थना करो। अब अगला है, ऊर्जा का एक और माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना करने से तरंगे निकलती हैं। आपके सोचने से भी तरंगे निकलती हैं और उन तरंगों का तुरंत प्रभाव पड़ता है। आप जैसा सोचोगे आपके जो है आंख, कान, नाक में वैसी प्रतिक्रिया आने लग जाएगी। और बागेश्वर धाम इन्हीं प्रतिक्रियाओं को पढ़ने में माहिर हो गए, जो वहां के महाराज जी हैं। मन की तरंगे, जिसको अष्ट सिद्धि में 7वीं सिद्धि है प्रकम में, तो ये अष्ट सिद्धियां हैं जो सूक्ष्म ऊर्जाओं को जानने की प्रक्रिया का नाम है। सिद्धता है जिसको हनुमान जी, सीता जी ने हनुमान जी को दी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये सिद्धियां हैं ऊर्जाओं को पढ़ने की, समझने की, और उन ऊर्जाओं से को भौतिक दुनिया में उपयोग करने की सिद्धियां हैं। तो वापस मैं आता हूं, ये तरंग प्रार्थना से भी निकलते हैं। तो प्रतिदिन मिट्टी से, भूमि से प्रार्थना कीजिए, हे धरती माता, मेरी यह फसलें, फसल का नाम लीजिए, मेरी अमुक फसल, मेरी अमुक फसल मेरे परिवार के, समाज और देश के पोषण के लिए है। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। धरती माँ से बोलिए, हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद कीजिए। फिर देखिए मिट्टी तुरंत पॉजिटिव। कहीं से चलती ट्रेन से प्रार्थना कीजिए, माथा लेकिन जमीन से छुआना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, माथा छुआना। ऐसे चलते चलते नहीं कर सकते आप, आपको छुआना पड़ेगा माथा जमीन से। या ये हमने ग्लास लिया, चूंकि स्टील निगेटिव है, इसकी तरंग निगेटिव, तो इसको आप माथे से छुआइए। फिर देखिए आप, ये जो है उसकी तरंग खत्म, ये जो निगेटिव तरंग है उसका प्रभाव सैकड़ों लोगों के यहाँ प्रयोग कराए। पानी से प्रार्थना कीजिए, पानी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गंगा माता से है, हे गंगा माता, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य मेरी मदद करें। उसकी तरंग ही बदल जाएगी, वो पानी पॉजिटिव हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जहां 5 सिंचाई वहां 3 में काम हो जाएगा। मेरा एक किसान है देवास का, कमल पाटीदार, वो केवल प्रार्थना, गंगा माता से प्रार्थना करके सोयाबीन की फसल बचा लिया, और आलू की फसल भी बिना सिंचाई की आलू ले लिया।
पिछले साल सोयाबीन में बारिश हुई नहीं थी, 45 दिन थी, फसलें सूख रही थी, उसकी फसलें हरी कच्च थी। उसने वीडियो कॉल करके दिखाया, वीडियो भेजा मैंने यूट्यूब में, केवल गंगा माता से प्रार्थना। वो 40 किलोमीटर दूर रहता है तो वो खेत भी उतना जा नहीं पाता, किराने की दुकान है, केवल प्रार्थना के दम पे। मेरे कई किसान हैं, एक किसान का वीडियो मैंने डाला, केवल प्रार्थना कर रहा है खरपतवारों से। खरपतवार ही नहीं, अखाराम जी हैं उधर पोखरण की तरफ, उनका गांव है फलौदी के पास, केवल प्रार्थना कर रहे हैं, खरपतवार ढूंढने से नहीं मिल रहा है, प्रार्थना। मेरे कुछ किसान है, उन्होंने सुअरों से प्रार्थना की। अब सुअर क्या है तो निगेटिव इकोलॉजी की, लेकिन आत्मा तो भगवान विष्णु की है ना। उसमें भगवान विष्णु स्वयं आए थे ना दुर्गंध खाने, जब पूरी धरती दुर्गंध से भर गई थी, नकारात्मक ऊर्जा से भर गई थी, तो खुद अवतार लिया और सारा नकारात्मक ऊर्जा को और अणु और जीवाणु को सब खा के खत्म कर दिए। सुअर के मल मूत्र मांस में दुर्गंध नहीं आता, सुअर के मांस को फर्मेंट कीजिए, दुर्गंध नहीं आएगा। और किसी का भी जो है फर्मेंट कीजिए, अब किसी भी जीव के मांस को फर्मेंट कीजिए, दुर्गंध आएगा। सुअर के मल मूत्र मांस मेद में दुर्गंध नहीं आता, क्योंकि उसमें दुर्गंध खत्म करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो कहां से दुर्गंध आएगा उसमें, उसके मल में भी नहीं आता। तो हमने सुअर के मल मूत्र मांस मज्जा, जिसको कुणप जल कहा गया, उसी से ये बैक्टीरिया निकाले बहुत सारे। हमारे पास 1100 तरह के बैक्टीरिया हैं, पूरी दुनिया में इतने बैक्टीरिया नहीं है किसी भी संस्था के पास। मैंने 1100 तरह के बैक्टीरिया जो है आइसोलेट किए हैं, उसमें ये सुअर के मल मूत्र मांस मज्जा से भी बहुत से बैक्टीरिया निकाले हैं। और ये फार्मूला वृक्षायुर्वेद में है, कुणप जल। तो ये जो है बैक्टीरिया प्रकृति में दुर्गंध को खाने वाले हैं, तो हमने निकाला, प्रार्थना करके ही निकाला, ठीक है, ये प्रक्रिया से निकाला। और ये जो है इस तरह से प्रार्थना करके, और आप जो है पॉजिटिव कर सकते हो पानी को, वो करिए, नियमित करिए, क्योंकि प्रार्थना का असर शाम तक होता है। शाम को जो निगेटिव फंगस वायरस है ना, वो भी मिट्टी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि धरती माता तो उनकी भी माँ है ना, वो भी प्रार्थना करेंगे तो फिर मिट्टी निगेटिव हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी काम है, इसलिए रोज करना, सुबह भी करना, शाम को भी करना। तो प्रार्थना करके तरंगों को जो है तरंग भेजिए, और इस तरह से हमने जो है पॉजिटिव करके और फिर खेती कीजिए। भोजन करना है, प्रार्थना करिए, कुछ भी काम कर रहे प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना जो है ये शाक्त संप्रदाय का जो है टेक्नोलॉजी है, भगवान शिव की टेक्नोलॉजी है प्रार्थना। भगवान शंकर पूरे समय ध्यान में रहे ना, तो ध्यान में जाकर के प्रार्थना, जो अभी जैसे ओम शांति परिवार करता है प्रार्थना, ध्यान की, क्योंकि ध्यान से भी आप ईश्वर से सारी ऊर्जाएं ले सकते हैं। और अग्निहोत्र, ये जो है ये वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है कि आप अग्निहोत्र करके ऊर्जा प्रकट कीजिए और फिर जो है सबको दीजिए। इसलिए दोनों संप्रदाय में बहुत लड़ाई हुई है शुरू से, है ना। और शिव के गण जिन्होंने वो जो है दक्ष का सिर काट दिया, ये क्या है, ये भारत में दो परंपराएं शुरू से रही हैं, ठीक है, ईश्वर से ऊर्जा लेके और फिर सबको बांटना। इस शाक्त संप्रदाय भगवान शिव के अनुयायी और इस संप्रदाय का हिस्सा रहा। वैष्णव संप्रदाय यानी जिसके अधिष्ठाता भगवान जो है ब्रह्मा जी रहे हैं, कि यज्ञ करके और जो है ऊर्जा निकालना और सबको ऊर्जा देना, ये दो परंपरा भारत की, दोनों भारत की परंपराएं हैं। और इसमें विषय लड़ाई का नहीं है, भगवान कृष्ण ने दोनों परंपराओं का उपयोग करके, वो ध्यान भी करके ऊर्जा, और उन्होंने कितनी सारे अस्त्र शस्त्र बनाए थे। तो ये दोनों परंपराएं, यज्ञ करके भी, तो इस तरह से जो है ये ऊर्जा की ही परंपराएं भारत में थी, और जिसको जिसमें लक्ष्य मिल गया वो उसी में टिक गया। इसलिए भारत में सैकड़ों परंपराएं विकसित हो गई, सैकड़ों। जिस गुरु ने जो है जिस मार्ग पर जाने की बात कर दी, और उसी मार्ग के अनुयायी बन गए, एक परंपरा बन गई भारत में। तो जो है कि लक्ष्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, ठीक है, पंथ अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य एक है, ऊर्जा की प्राप्ति, प्रकृति में आनंद से जीवन जीना। तो आनंद से जीवन जीने का माध्यम है कृषि। आप कृषि के लिए मेरे YouTube चैनल में जाएं, कैसे पेड़ पौधे लगाना। सागौन जो है 2.5 साल में 25 फुट बढ़ गया। तो बहुत सरल सरल विधि मैंने बताई है। छत पे खेती की भी सरल सरल विधि बताई है, अत्यंत सरल सरल, एक पौधे से 1000 लौकी निकाल लेंगे। पर आप जो है इस परंपरा को, आप इस विज्ञान को ठीक से समझने का प्रयास आप करें। ऊर्जा विज्ञान, अणु विज्ञान, फिर भूमि उपचार एक बार हमको करना पड़ेगा,
क्योंकि भूमि हमने पंच महाभूतों को भी एक प्रकार का उनको विकलांग कर दिया है। पंच महाभूतों को हमने भूमि से हमने उसके पैर छीन लिए, गगन से उसकी आंखें छीन ली, वायु से जो है उसका हृदय छीन लिया, अग्नि से उसका हाथ छीन लिया, काम ही नहीं कर सकता अग्नि, और नीर से हमने उसकी जो है जीवनी शक्ति छीन ली। तो केवल मिट्टी हमारी निर्जीव नहीं हुई है, मिट्टी नहीं, मिट्टी हो गई है, भूमि नहीं रही। तो अभी हमको मिट्टी में जो है अभी ऊर्जा नहीं है, उसको ऊर्जा दीजिए। अणु नहीं है मिट्टी में, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं, देना पड़ेगा एक बार। उसके सरल सोर्स निकाले हमने कि मिट्टी डालो, लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी में आयरन है, 2-3 क्विंटल आयरन चाहिए। अब उतना आयरन तो डाल ही नहीं सकता किसान, हजारों रुपए में आएगा बाजार से, इतना आयरन लेगा। तो हमने लाल मिट्टी डलाया कि वो जो है 2-3 हजार रुपए में उसकी आयरन हो गया मिट्टी में 3 क्विंटल। 27-28% वाली आयरन लाल मिट्टी मैंने नाम दिया उसका। 36% कैल्शियम सफेद मिट्टी नाम दिया, और 24%, 36% सल्फर, 24% कैल्शियम। अब ये इतना मात्रा में, इसको भी 2-2, 3-3 क्विंटल चाहिए मिट्टी में, तब मिट्टी में वो जो है प्रक्रिया स्थापित होगी, मिट्टी मुलायम होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। इतना आयरन और जिंक, मैग्नीज हमने ये सब खत्म कर दिया 15-20 साल से, बार बार जुताई करके, या तो लीच हो गया या पौधे ने खा लिया। तो अभी क्या होता है, जो लाखों रुपए की चीज है वो हजारों में कैसे डाल सकता है, उसकी हमने प्रक्रिया को मतलब वो किसानों को ये सरल और सहज समाधान दिए। ज्वालामुखी की मिट्टी डालो 20-25 किलो, धरती के गर्भ से निकलती है, ये समझ जाओ कि धरती माता के हृदय से निकली ज्वालामुखी। 20-25 किलो मिट्टी डालो, कई जीवाणु अपने आप डेवलप हो जाएंगे खेत में। 20-25 किलो जो है समुद्र की मिट्टी डालो, सारा समुद्र में तो सारा कुछ छुपा हुआ है ना, 20-25 किलो। फिर देखो, अणु डालोगे तो जीवाणु भी आएंगे। तो ऊर्जा भी हमने बहुत तरह का दिया, अणु भी बहुत तरह का दिया, बहुत सरल सस्ते माध्यम से। जीवाणु भी जो है 1100 तरह के जीवाणु कैप्सूल कल्चर में दे दिए। जंगल जीवाणु मैंने स्पष्ट लिखा है, जंगल से निकाला हमने, कान्हा किसली के जंगलों से, सरई के पेड़ जो 50 फीट होते, वहां से हमने माइक्रोराइजा निकाला। जंगल जीवाणु कुछ बहुत थोड़े से रुपये में, 125-150 रुपये में, 200 रुपये में दे रहे हैं। भूमि धन 1 रुपए में भी हम दे रहे हैं। वो सब हमने जहां तहां से जीवाणु निकाले। एक बार जीवाणु डाल दो, कुछ खर्चे नहीं, 2-3 हजार में हो जाते हैं। एक बार अणु डाल दो, 7-8 हजार ज्यादा से ज्यादा लगेगा, सब तरह की मिट्टी डालोगे, और सारा ऊर्जा डाल दो, ऊर्जा हो गया, अणु हो गया, जीवाणु हो गया, काम हो गया। ठीक है, गोवर्धन खाद में 1100 तरह के जीवाणु हैं। गोबर से गोबर धन बनाओ, घूरा नहीं बनाओ, घूरा बनाओगे नुकसान होगा, गोवर्धन बनाओ। जो भगवान कृष्ण ने बताया था वो प्रक्रिया भी मेरे उसमें है, यूट्यूब में जाके देखो। अब गोवर्धन डाल के तो देखो, मिट्टी में ऐसे जीवाणु आएंगे कुछ पूछो मत। अन्न द्रव्य डाल के देखो, अन्न द्रव्य रासायनिक फार्मूला है, भगवान कृष्ण ने कहा अन्नात भवति भूतानि, अन्न से, चावल से कैसे जीवाणु निकालना, फार्मूला अन्न द्रव्य रसायन, बहुत सरल है। वो डाल के देखो, फिर देखो कैसे पौधे बढ़ते हैं। कल एक किसान के यहाँ गया, उसके गन्ने जो है हाथ जैसे मोटे, क्या डाला गुरुजी, अन्न द्रव्य रसायन डाला, अद्भुत। उसने जो है बोरी में, जो सीमेंट की बोरी होती ना, खाली बोरी, उसमें जो है नीचे उसने थोड़ा सा नारियल का बूजा, एक नारियल जिसमें ऊर्जा डल और एक नारियल जिसमें जीवाणु जल डाल के अंदर रखा, मिट्टी से ढक दिया, उसमें लगा दिया मिर्ची। जो है 2.5 महीने में मिर्ची जो है इतनी ऊंचाई हो गई और उसमें इतने फल आते, बोरी में रखी हुई। तो ये बहुत सरल सरल माध्यम है, ये कृषि सीखना, थोड़ा समय दीजिए, यूट्यूब से देखिए, फिर कभी अगले अंक में आएंगे तो मैं ये प्रक्रिया बताऊंगा, क्योंकि ये ऊर्जा विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। जो लोग मेरे से फार्मूले लेते हैं ना, वो कभी वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने ऊर्जा विज्ञान समझ लिया वो एक ही बार में सक्सेस हो गया। और आज ऐसे सैकड़ों किसान हमारे बीच में हैं, और इस मतलब शायद इस आपके ऑनलाइन भी कुछ किसान इसमें जुड़े हुए हैं। कृष्ण शर्मा जी को देखा, मनदीप को देखा, और भी लोग इसमें दिख रहे हैं। तो ये किसान भी आप सबसे चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में अभी जो है 24 मिनट बाकी है, तो आपके प्रश्नोत्तर भी होंगे तो हम जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। टीसीबीटी ताराचंद बेलजी तकनीक, टीसीबीटी पाठशाला। ओके ओके जी। और मेरी दुकान का नाम है SOUL सोल, नहीं, टीसीबीटी सोल दुकान। ये दुकान प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। आदरणीय गुरुजी को प्रणाम। और जब हम सब ने जिडाक्स जबलपुर में
जो ट्रेनिंग शुरू की थी पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत, वहाँ पर आपका मार्गदर्शन हम सबको मिला था, आपकी ऊर्जा प्राप्त हुई थी। और तब से लेकर 2019 जनवरी की बात है, आपका मार्गदर्शन जब से मिला, हम सब उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और लगातार जैविक प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। और आज उसका परिणाम है कि कोरोना काल से यह योगाहार कार्यक्रम लगातार स्वैच्छिक रूप से संचालित है। 5:30 बजे से 7 बजे हम योग करते हैं और 7 बजे से 8:30 बजे तक हम जैविक प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, यज्ञ की चर्चा करते हैं, आयुर्वेद की चर्चा करते हैं। और कोई भी समस्या किसानों की है, वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करते हैं और उसका परिणाम है आगे अभी सदन में अवगत कराएंगे कि क्या परिणाम उसका आपको सबको सुनने में प्रसन्नता आएगी। पतंजलि योग पीठ ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से सीजीएम आदरणीय पवन कुमार जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय पवन कुमार जी आए। परम सिद्धि आचार्य जी के जो हमारे भारत भर में जो कृषि से संबंधित जो विकल्प चलते हैं, जो गतिविधियां संचालित होती हैं, उनका नेतृत्व आदरणीय पवन कुमार जी कर रहे हैं और वो सदन में उपस्थित हैं। उनका स्वागत है, वो आए और आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता और चीफ गेस्ट ताराचंद बेल जी गुरु जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। ओम। ताराचंद बेल जी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत सुंदर आज का आपका सत्र रहा है। आपके साथ मेरी भी मुलाकात हुई है, आप इधर आए थे पतंजलि योगपीठ में, तो माहेश्वरी जी के साथ शायद या अग्निहोत्री जी के साथ। नहीं, मैं खुद ही आया था। यज्ञ जो है अपने जो यज्ञ देव जी हैं वो मुझे बुलाए थे और उन्होंने हाँ हाँ सारा हाँ, इंस्टीट्यूट दिखाया था, तब आया था आपसे मिलने। राइट 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 राइट। तो उस समय आपसे मुलाकात हुई थी और जी। बहुत सुंदर। उस समय हम कार्यक्रम की बस शुरुआत ही कर रहे थे, मन में बहुत सारी दुविधा थी, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या परिणाम आएंगे, कैसे, कई सारी चीजें थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये जाला हटा है और इसके मन में बहुत सारी जो चीजें में स्पष्टता आई है, और विशेष करके इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीजों पर हमने कई तरह से जो भी चीजें आज आपने बताई हैं, उसमें बहुत सारे विषयों पर हमारी चर्चा हुई है और कृषि को एक समग्र रूप से देखने का एक अवसर हम सब ने साथ मिलकर के सीखने का प्रयास किया है। और इस कड़ी में आज आप भी आए हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। और इसी प्रकार से आपने जो आज किसानों के बारे में बताया और जिनके जो अनुभव हैं, ऐसे किसानों को भी हम इस मंच पर आने वाले समय पर उनके भी अनुभव, और जहाँ तक ये संभव हो तो उनको फील्ड से, कई बार हमारे किसान जब इस मंच पर आते हैं तो अपना लाइव वीडियो भी दिखाते हैं कि मैंने ये चीज की है, इसका मेरा ये अनुभव रहा है। अनुभव दोनों तरह से, चाहे अच्छे अनुभव रहे चाहे खराब रहे हैं, जो भी अनुभव है उसको दिखाते हैं, तो सबका मार्गदर्शन होता है और सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। और कुल मिलाकर के ये खेल सारा ऊर्जा का है, ये खेल सारा का सारा ऊर्जा का है। कोई भी जीवाणु है उसका सारा खेल ऊर्जा का है। और उस ऊर्जा का हम किस प्रकार से संचय करेंगे, उसका कैसे उपयोग करेंगे, उसको कैसी दिशा देंगे और उससे हम किस प्रकार से लाभान्वित होंगे या लाभान्वित नहीं होंगे, ये सब चीजों के ऊपर ही सब चीजों का हमारा जो ध्येय है। इस योगाहार की भी अपनी एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा का भी एक निर्माण बड़े अद्भुत तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो योग का सत्र है उसमें हम प्रार्थना जरूर करते हैं। पिछले 6 महीने में हमने एक नियमित रूप से प्रार्थना जरूर अनिवार्य रूप से करना कर दिया है। तो मुझे लगता है इसकी योगाहार कार्यक्रम की ऊर्जा भी शायद इस वजह से भी और ज्यादा निर्मित हो रही है, क्योंकि जब प्रार्थना करेंगे, भगवान को बुलाएंगे, भगवान को नमन करेंगे, प्रकृति को नमन करेंगे, तो एक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होगी, अपने अंदर आत्मविश्वास की ऊर्जा पैदा होगी और वही हमारे टिश्यू को, सेल को, एटम को और जो भी एमिनो एसिड जो आपने कहे हैं वो हमें दौड़ाए। तो ये सब दौड़ाने के लिए आज आपने भी कुछ और नए अमीनो एसिड्स पैदा कर दिए हमारे अंदर, तो इसका आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे अमीनो एसिड आप जी। कृपया और पैदा करते रहिए, तो अमीनो एसिड अपना काम करते रहेंगे और ऐसा काम आप करते लोग क्या हुए हम। है कि ये जो जी हमारे सफल किसान है ना, जो आज आए भी हैं, जी कृष्ण शर्मा जी हैं, निखिल है, मनदीप है, राकेश है, ये सब आए हुए हैं। ये हरियाणा के किसान हैं और भी किसान आएंगे, तो आप उनको भी बुलाएं। एक एक दिन एक एक विषय पर वो चर्चा करेंगे, फिर कुछ जरूर, फसलों पर भी करेंगे। तो आपका जो बिल्कुल। है ये बिल्कुल है, ये पंच महाभूतों की ही कॉन्शियसनेस है कि हम और आप जो है आज ऑनलाइन जुड़े हैं
जो है और बिल्कुल यज्ञदेव जी के साथ अभी हमने ट्रायल अभी शुरू किए हैं, तो उनके साथ जी एक जी बहुत बढ़िया ट्रायल अभी चल रहा है और बहुत अच्छे जी रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। आने वाले समय पर जब ये रिजल्ट उसके आ जाएंगे तो उसको जरा वैज्ञानिक रूप देना जरूरी हो जाता है, वैज्ञानिकों को बताने के लिए, बिल्कुल समझाने बिल्कुल के लिए सब डेटा जरूरी के है, साथ। सब जरूरी है तो वो यज्ञदेव जी। जी के साथ और उनकी टीम के साथ बहुत बढ़िया तरीके से एक कार्यक्रम हमारा हो गया है। तो आपका जब भी इधर आना होगा तो आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि पिछली बार ऊर्जा जरा सी बिल्कुल कम बिल्कुल हो भाई गई थी साहब। हमारी। पिछली बार ऊर्जा नहीं जरा सी कोई कम बात नहीं, थी, कोई लेकिन बात अब नहीं। ऊर्जा बढ़ गई है। तो जी 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 मैं अब बहुत सारे हमारे प्रश्न भी हैं, समय भी हमारा हो गया है, तो मैं पुनः मुन्नीलाल जी को और मंच को सौंपता हूँ और हमारे जो प्रश्न हैं साथियों के, वो प्रश्न को आप करें जी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और ऊर्जा की और प्रार्थना की बात आपने की है, और आदरणीय पवन कुमार जी ने, मैं गुरु जी बताना चाहता हूँ कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का वो चल रहा था, तब से आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ, हम कपाल भारती करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, यह नियम बना दिया है। और लगातार बीच में इतनी ऊर्जा भरी है, लगातार भजन कीर्तन इस कार्यक्रम में ही आयोजित होते रहे हैं। भजन कीर्तन और यात्राएं, अपने प्राकृतिक जो पुरानी तीर्थ हैं उनकी यात्राएं भी और इस पर वीडियो दिखाई गई, जिससे ऊर्जा आई है। और आज ये युगार कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और जो हमारे हरियाणा से और विभिन्न राज्यों से आज किसान इस युगार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं गुरु जी की इस क्लास में, उन सबका मैं पतंजलि परिवार युगार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें, ताकि हम आमंत्रित कर सकें आप सबको इस युगार कार्यक्रम में, आपका मार्गदर्शन ले सकें, आपका अनुभव सुन सकें। समय जब बढ़ रहा है और निश्चित कई हमारे किसानों के सवाल होंगे, क्योंकि जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ सवाल तो निश्चित आते हैं। तो मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी आय और सीधी बात रखें। जी ओम, गुरु जी को प्रणाम। मेरे दो प्रश्न गुरु जी से हैं कि एक तो जैव, इस समय जैव रसायन बनाने की जो बात हुई है वो, और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं अभी दिल्ली गया था और वहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिक के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, वहाँ पर जब मैंने आपकी चर्चा की तो उन लोगों को कोई जानकारी नहीं, यानी जहाँ भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा करते हैं टीसीबीटी की, तो उनको पता ही नहीं है टीसीबीटी क्या है, उनको पता ही नहीं है कि और देश में क्या चल रहा, वो जानते ही नहीं। दिल्ली में जो है हॉर्टिकल्चर के एक प्रशिक्षण था, वहां भी चर्चा की, उनको भी कुछ नहीं मालूम, और जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उनको भी कुछ नहीं मालूम। ये स्थिति हमारे देश की है। और एक प्रश्न ये है कि हमारा नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और हरदा निकट भविष्य में ही ये सोच जा रहा है कि वहां पर जो है 3 फसलों के माध्यम से जो रसायन और कीटनाशक डल रहा, तो वो कैंसर की ओर बढ़ रहा है। कृपा कर बिल्कुल यहाँ बढ़ रहा पर है। थोड़ा, जी, यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रयास करें कि एक एक केंद्र कहीं भी शुरू कर दें, जिसमें लोग वहां से ऊर्जा प्राप्त करके और करना शुरू कर दें। यहाँ तो जिस किसान के पास जाते हैं 3 फसल की बात करते हैं, और इस तरफ कोई सोचता ही नहीं है। जो जिससे कहो वही कहता कि भैया सबसे पहले तो हम जो केसीसी लिए उसको निपटाएं कि ये करें। ये परिस्थितियां बन रही है जी। ओम। तो ऐसा है कि अभी अपन जो है ना लोगों की केसीसी निपटाने में ही ध्यान दें। ये हॉर्टिकल्चर वाले और दिल्ली वाले अपने आप अपने पास आएंगे, भारत का कोई प्रधानमंत्री रहे सब अपने पास आएंगे। कारण क्या है, हम समाज के लिए काम करें, ये तो सब अपने आप आएंगे और आप जैसे किसान ही इन सबको बताएंगे। अभी वास्तव में जो नर्मदा बेल्ट है वो कैंसर की हब बनने जा रहा है। पंजाब के बाद दूसरा जो केंद्र है ना वो नर्मदापुरम बनने वाला है भैया। मैं एक गांव में गया था, 13 कैंसर के मरीज, और मेरी जी जो जी है जो माला है की सिद्धि है, मैंने वहां 40 से ज्यादा लोगों को कैंसर के सेल्स डिटेक्ट किए उनके शरीर में। तो मेरा माला सब बता देता है, पूरे शरीर की क्या स्थिति है, पंच महाभूत की क्या स्थिति है और कौन सी ऊर्जा है। तो मैं तो ऊर्जा चेक कर लेता हूँ, अगर कैंसर के सेल्स है तो मेरी माला बता देती है। तो वहां 40 से ज्यादा एक ही गांव में, ठीक है, जी जी 40 से जी ज्यादा मरीज हैं। और वहां मेरी अभी मीटिंग हुई है, यहाँ जो है सब जो आए हैं उसमें वो जो कमल पटेल जी हैं उनके भाई भी आए थे, और भी लोग हैं वहाँ, डॉक्टर अमित जी हैं, उन सब ने वो गांव मुझे ले गया, मेरी मीटिंग हुई है। और बिल्कुल
अभी टीसीबीटी कृषि विज्ञान से ना केवल उत्पादन बढ़ेगा, उनका बिल्कुल चना तो उनका पूरा चना इस साल फूल आया ही नहीं था हरदा में, वापस फूल आ गया। जी जी ठीक है, और वापस जो है उनको 4-4 5-5 कुंटल उपज मिल गया, जहां 1 कुंटल आधा भी नहीं मिलना था, वहां चने ही नहीं थे। तो अभी क्या है कि सब लोग निगेटिव भोजन कर रहे हैं, क्योंकि भोजन से ही हमारा जो है सब शरीर बनता है और अमीनो एसिड बनते हैं। निगेटिव भोजन करोगे, उनका चना हाथ में रखो ताकत घट जाएगी, गेहूं हाथ में रखो ताकत घट जाएगी। अब अपना गेहूं हाथ में रख के बाल्टी उठाइए 15 लीटर का, नहीं उठा पाएंगे। तो गेहूं निगेटिव, चना निगेटिव, चावल भी बहुत से जो है गड़बड़ आ रहे हैं, है ना। या एक तो न्यूट्रिशन नहीं, ऊपर से निगेटिव, इसलिए कैंसर है। ठीक है। जी हाँ, जी कैंसर का कारण जहर नहीं, कैंसर का कारण निगेटिविटी है। तो मैं जब भोजन ही में, तो इसलिए भोजन ठीक करो, सब अपने आप ठीक होगा। तो बढ़िया, आप कराइए। अभी भी इतने सारे लोग हैं अभी जुड़ेंगे, मेरी अभी 4-5 किताबें भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जरा आ जाए तो फिर हम जरा और कुछ 100 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी मैं प्रकाशित अभी करना चाह रहा हूँ, जहाँ रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात होगी। तो सब जो है सब लोग अपने आप आएंगे, समय सब काम कराता है। ये समय ही है कि आज मैं और आप अपन दोनों ऑनलाइन जुड़े हैं। तो ये पंच महाभूतों का कॉन्शियसनेस है, उन्होंने ये हमने को जोड़ा है, और अब होगा। और जो अभी जो है इन्होंने कहा, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट देखा, बहुत खुशी हुई कि 2030 तक भारत में 50% ऑर्गेनिक हम करेंगे। तो ईश्वर उनकी मनसा पूर्ण करे, शायद हम उसी का बीज रोपने जा रहे हैं। जी गुरुजी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है और इतना सुख मिल रहा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हम सबको आज प्रदान हो रही है योगाहार कार्यक्रम में। अब आज हम सब ने सीखा है यज्ञ और प्रार्थना, दो चीज़ें हम आज लेके जाएंगे आपसे, कि हम यज्ञ रोज करें और सुबह शाम करें, अपने खेत पे करें, घर में करें, जहां भी हमको, और राइट टाइम पे करना है, राइट टाइम पे। जी ठीक, सूर्योदय ठीक सूर्या, उसके लिए मोबाइल ऐप है। मेरा ऐप है सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप, और एक ऐप और है जो है जर्मन का, वो है अग्निहोत्र बडी। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करके टाइम पर ठीक आहुति देनी है, 22 सेकंड का समय होता है। और शुद्ध देसी गाय हो, मतलब उसकी माँ को भी एआई, मतलब वो जो है ना हो, मिक्स ब्रीड ना हो, इतना ध्यान रखना है। इसलिए जो टीसीबीटी के किसान है, जो सफल किसान है, उनको बुलाइए और एक एक चीज पर, मान लो किसी दिन अग्निहोत्र पर ही चर्चा करने बुलाइए, कि कैसे गोबर को हमको जो है पॉजिटिव गोबर कैसे जांचना है, घी पॉजिटिव हो, चावल पॉजिटिव हो, राइट टाइम हो, 400 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो। ठीक है। हाँ, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, मतलब इतनी शुद्धता है, थोड़ी सी भी अशुद्धता हुई मिट्टी निगेटिव हो, मतलब वो भस्म ही निगेटिव हो जाएगा। कल एक किसान के यहाँ गया मैं, यहाँ पर कोल्हापुर में। वो किसान क्या है, वो जहाँ बायोगैस का संयंत्र लगा है ना, वहीं कंडे थाप रहा था, गोबर पॉजिटिव, कंडे निगेटिव निकल रहे थे, क्योंकि 3 दिन वहां कंडे पड़े रहेंगे और दुर्गंध के एरिया में वो निगेटिव हो जाएंगे। तो अभी इसलिए उसको 1-1.5 साल से रिजल्ट नहीं मिले। तो ये ऊर्जा विज्ञान में या तो रिजल्ट 100% है या 0 है। तो एक एक छोटी छोटी बारीकी चीजें जो है, ये सीखने के लिए इस सत्र को कंटिन्यू रखिए। ये आपका योगाहार कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, गजब का है। बस टीसीबीटी किसान इसमें आते जाएंगे, मैं भी बीच बीच में आते जाऊंगा। मैं लिस्ट दे देता हूँ कुछ किसानों का, तो वो जरूर इसमें रखिए। तो यहीं से देखिए, मिलने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन ही हम सब कुछ सीख सकते हैं, और ज्ञान ही सब काम करता है। प्रकृति में सारा काम ज्ञान ही करता है, कर्म बाद में है। ज्ञान नहीं रहेगा, लोग कर्म तो किए जा रहे हैं, कहाँ रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको करवाइए, बिल्कुल बढ़िया करवाइए भैया। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते 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 नमस्ते। सेशन बोला जी। अच्छा, स्टेशन भाई जी, नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भाई।
सभी अपना संवाद नमस्ते करना गुरुजी। चाहते हैं गुरु जी से। जी बोल रहे हैं। और जो हमारे ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताइए, 2-3 मिनट बस चर्चा करते हैं। जी जी हमारे बीच में प्रश्न करना चाहते हैं आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, जो मुजफ्फरनगर से है, महिला है, और वो उन्होंने किसानी पसंद किया है कि हम खेती करेंगे, गाय का पालन करेंगे। मिथिलेश सिंह जी अपना शॉर्ट में अपना सवाल कर लीजिएगा। जी, ओम सदन को नमन वंदन। आज मेरे पास शब्द नहीं है। मध्य प्रदेश की भूमि को मैं आज हृदय से नमन वंदन करती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे पहले तो हमारे मुन्नीलाल भाई साहब ने जो ये सदन बनाया, और दूसरा हमारी कल्पना बहन, उससे मैं मिली हुई हूँ। मेरे वाकई आज मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो आपने, मैं जानकारी चाहूंगी कि जो आपने यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञ मेरे सबसे मनपसंद कर्म है, और उसको मैं कर रही हूँ सामाजिक रूप से, और बहनों को भी जागृत कर रही हूँ कि बहनों, इससे अच्छा और कोई कर्म नहीं है, यज्ञ करें। यदि महिलाएं इस चीज पे आ जाएं, यज्ञ पे ही, तो ये इतना बड़ा कार्य होगा। तो मैंने जो आपका यज्ञ पे सुना, तो मैंने लिखा, क्योंकि मैं बताती भी हूँ ताकि लोगों को उसकी उपयोगिता पता चले। तो मेरा कुछ छूट गया है, सबसे पहले तो मैं वो पूरा करना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि हमारे यज्ञ करने से उनको भोजन मिलेगा, पंच भगवान महाभूत, को भोजन मिलता है, हाँ। भगवान को भोजन मिलेगा। तो इसमें हमारी यज्ञ में एक तो गगन जो है अपना रंग का बताया आपने, गगन और को रंग वायु, मिलेगा। जी। तो इससे फिर आप उससे कौन सी शक्ति का निर्माण होगा, ये मैं नहीं नोट कर देखिए पाई। क्या होता है, जैसे हमारा भोजन है दाल चावल, वैसे पंच महाभूतों का भोजन 5 रश्मियां हैं, रूप रंग गंध स्वर स्पर्श। जब वो रश्मियां उनके पास, गगन के पास रंग रहेगा, वायु के पास गंध रहेगा, तो वो जैसे यहाँ सुगंध का वातावरण रहेगा तो हम सबसे पहले स्वस्थ होंगे ना। जी सुगंध का वातावरण रहेगा तो सांप बिच्छू केकड़े चूहे निगेटिव जो है कोई जीव आएगा ही नहीं, आके वापस लौट जाएगा। तो वायु अगर सुगंध में रहेगी तो वायु कितना खुश रहेगा, और उससे तो हमको ज्यादा फायदा है ना। तो इसलिए नीर में स्पर्श, ये पहले क्या होता है, अग्निहोत्र भस्म नदियों में डाला जाता था, ये परंपरा थी भारत में, इसलिए कि जो स्पर्श मतलब उसके एक एक कण में ताकत रहे। हमारी पानी के एक एक डीएनए में लाखों सालों की स्मृतियां हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नदियों में जो है अग्निहोत्र भस्म को प्रवाह करने की परंपरा थी। तो ये सब परंपरा इसीलिए बनी थी। तो ये पंच महाभूतों के भोजन है, और पंच महाभूत ही इस प्रकृति के प्रत्यक्ष भगवान हैं, और यही सब कुछ जो है प्रकृति को बनाते हैं, संचालन करते हैं। तो उनको भोजन देना है, और उनको भोजन देने से यानी रूप रंग गंध स्वर स्पर्श, वो हमारा सबका कल्याण करेंगे। अब ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा, करेंगे नहीं, ये ऑटोमेशन में है प्रक्रिया। जी, ये इसमें जैसे आपने बताया ना, आवाज लौट के आ रही, इसमें ठीक है। नीर स्पर्श है, और इससे हमें जीवन शक्ति मिलती है। जी जैसे आपने अग्नि है कि इसका भोजन स्वर है, तो इससे कौन सी हमें वो शक्ति मिलेगी, ये मैं बहुत सिस्टमेटिकली चाहती हूँ, ये मेरा हो गया। देखिए लेकिन इससे कौन सी शक्ति पैदा होगी, ये चीज आपने बताई थी, वो मैं नोट करने। क्या होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ पहले देखे होंगे, आहुति करते जाते थे हमारे ऋषि और मंत्र बोलते जाते थे दोनों साथ। तो मंत्र जो है, जैसे हम महामृत्युंजय लेंगे तो इसमें 11,000 कंपन है, 11,000 छंद बनेंगे। कंपन मतलब ऐसे गोल गोल छंद बनेंगे, स्प्रिंग बनेंगे, 11,000 स्प्रिंग। और स्प्रिंग में कोई चीज जाता है तो फंस जाता है ना। तो जब हम महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे तो 11,000 स्प्रिंग बनेंगे। तो ये स्प्रिंग के अंदर जो है, क्योंकि जो लौ उठ रही है, जो अग्नि की लौ उठ रही है, उसमें भी क्या है, उस लौ में तरंगे हैं। उन तरंगों को ये स्प्रिंग मंत्र की जो गोल गोल घूमती हैं, जो स्वर हैं, वो उसको पकड़ करके और प्रकृति में उसको प्रवाहित करते रहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उससे क्या परिवर्तन होता है।
ये जो है गाय का गोबर और घी जब जलता है तो उससे एथिलीन गैस निकलती है, एथिलीन। और एथिलीन गैस से केला पकता है, ये मैंने देखा बड़े बड़े हब में। और मुझे जानकारी थी कि गोबर के जलने से और घी के जलने से एथिलीन निकलती है। तो हमने गाय का गोबर का कंडा महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए जलाया, तो चुपड़ा उसको एक जो है उसमें रखा। चूंकि क्या है, ये गैस ना निकले उसके लिए उस समय हमने थर्मोकोल के बॉक्स में प्रयोग किया था, उसमें अंदर रखा जला करके, और जो है 10-15 दर्जन हमने केले रख दिए। ये गाय का गोबर का कंडा रखा घी से जला हुआ महामृत्युंजय बोल करके, और उसको बंद कर दिया। आप देखना कि 2 दिन में पूरा केला पक जाएगा, और वो केला जो पकेगा वो हरा ही रहेगा, वो पीला नहीं पड़ेगा, पर छीलोगे तो पतला छिलका निकलेगा और गजब की उसमें स्वाद आएगा। तो ये जो है, ये एथिलीन जो गैस है उसी अग्नि ने प्रकट किया और उसके वजह से केला पका। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन, यानी अग्नि तत्व इस प्रकृति में अति सूक्ष्म है और सबके अंदर है। अग्नि कम रही पानी में तो बर्फ बन गया, ज्यादा हो गई तो भाप बन गया। तो अग्नि तत्व का बहुत बड़ा रोल है। कभी एक एक महाभूत पर चर्चा करेंगे ना, तब उसमें एक एक महाभूत पर 1-1 घंटे का मेरा पूरा सेशन है कि कैसे अग्नि क्या है और कैसे काम करती है। बस संक्षिप्त में इतना समझिए कि हमारे मंत्रों को अग्नि पकड़ लेता है और वो प्रवाहित है पूरे सब में। और अग्नि किसी भी के अंदर जा सकती है, किसी भी के अंदर, लोहे के अंदर जो है, मतलब मिट्टी के अंदर, हमारे अंदर तुरंत जाती है। तो हम जैसी अग्निहोत्र करेंगे तो जो एथिलीन गैस उसमें भी निकलती है, मतलब प्रोपलीन, एथिलीन, बीटा प्रोपिऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन, ये 5 गैसें निकलती हैं। इन गैसों को अग्नि तत्व हमारे अंदर भेज देती हैं, हृदय में, जहां जहां जरूरत है। क्योंकि उस समय ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में ये प्रकृति के पंच महाभूत और हमारा शरीर लिक्विड रूप में रहता है। मतलब क्योंकि उस समय पे सूर्य की किरणें टकराती ना धरती से, तो हर चीज लिक्विडाइज हो जाती है। तो अग्नि सबको लेके जाती है। इसलिए स्वाहा बोलते ही आपका जो है घी चावल उसमें डलना चाहिए। जो स्वाहा जो शब्द है, ये लेके जाती है तरंगों को, है ना। तो ये जो है, ये सब अनुभूत की बात है। बस इतना समझिए कि अग्नि का जो भोजन है वो स्वर है, और स्वर जो है वो मंत्र है। और इसलिए जी अग्नि ब्राह्मण के अधीन रहती है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया। ब्राह्मण यानी वो जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो मंत्रों का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को जानता है, और जो मंत्रों के माध्यम से पकड़, इसलिए जो मंत्रों के माध्यम से अग्नि को पकड़ लिया, और अग्नि सब में जाता है। इसलिए जो है मंत्र इतने प्रभावी थे पहले। ठीक है, अभी भी होंगे, बस उसको ठीक से उच्चारण करें, ठीक से यज्ञ के साथ, यानी यज्ञ करते हुए मंत्र बोले। जी 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 जी, वो करती हूँ। बस मुझे आपकी बात सुन के ये समझ में आ रहा है कि मुझे आपके पास ही आके प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और जो आपने बताई कि जो वो पुस्तक आपकी हैं, यदि जब वो हमें मिलेंगी तो हमारी बहुत सारी बातों का समाधान स्वतः होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल समझ में आ बिल्कुल होगा रहा है। जी, होगा। जी, सदन का समय बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जी, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ऊर्जावान बहन मिथिलेश सिंह जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए गुरु जी से, और उसका समाधान और हमारे सभी व्यवहार के सदस्य सुन रहे हैं। मैं शैलेश यादव मेरी जी भूख को इतनी ज्यादा है कि शांत तो नहीं हुई, और वो होगी भी नहीं सकती, लेकिन समय की मर्यादा का मैं ध्यान रखते हुए शांत हो रही हूँ। और उससे फिर कभी मैं, या तो कभी ऐसा परमात्मा जरूर देगा मौका, क्योंकि हम मैं प्रार्थना यही जी करूंगी बिल्कुल बिल्कुल, कि आइए आपसे आइए, मेरा 5-7 दिन के व्यक्तिगत लिए रूप आइए से कभी, फिर ट्रेनिंग हो। बैठ के चर्चा जी करेंगे। जी, बना रही हूँ जी मैं जी, कल्पना बहन से प्रोग्राम, होली के बाद का सोच जी, रही हूँ। देखते हैं, ठीक है। परमात्मा प्रार्थना करेंगे तो मिलेंगे जरूर। और आपसे बहुत कुछ सीखना है, ये मेरे को समझ आ गया कि बहुत कुछ आपसे सीखना है। जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी, और मैं निवेदन करूंगा योगाहार के माध्यम से कि गुरु जी का बीच बीच में मार्गदर्शन मिलता रहे, तो चूंकि हम सबको ये ऊर्जा प्रदान होती रहेगी। मैं शैलेश यादव जी को शीघ्र आमंत्रित करता हूं, अपनी बात सूक्ष्म में रखें क्योंकि समय हो रहा है। जी शैलेश यादव जी। प्रणाम गुरु जी। मैंने प्रणाम जी। आपका किया था महाराष्ट्र में अजीत जी सिन्हा के साथ, और उनके साथ मैं आपके साथ प्रवास का मौका मिला था उनके घर पे। अजीत सिन्हा जो नागपुर में हैं, और वहीं से हम आप साथ में गए थे कैंप में। तो मेरा प्रश्न ठीक है, ये है ठीक है जी। कि गुरुदेव की घर की में जो अपन जल भोजन और घर की जो नेगेटिविटी है,
ये लगभग अब सभी घरों में है ये समस्या, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बस अग्निहोत्र भस्म, वो आप जो है ना आधा चम्मच जो है 100 ग्राम भस्म में 50 ग्राम फिटकरी पीस के मिला लो, मनुष्य के लिए है, और आधी चम्मच ग्लास में डालिए, उस पानी को पीजिए। इसी भस्म को पोछा के पानी में डालिए, पोछा लगाइए। जब कपड़े धुलते हैं तो इसी भस्म, कपड़े जब धुल जाएं तो इतने ही भस्म के पानी में डुबा के निचोड़िए। इसमें जैव रसायन भी डालना चाहिए, आज जैव रसायन पे बताया नहीं मैंने। अग्निहोत्र अणु है तो जैव रसायन जीवाणु है, तो उससे जो है अग्निहोत्र भस्म और जैव रसायन दोनों का जो है से पोछा लगाइए, उसको पीजिए। या अग्निहोत्र भस्म भोजन के बाद और जैव रसायन पहले पीजिए। फिर उसके अलावा जो है जहां भी आप कुर्सियों में बैठते हैं वो सब जो है अग्निहोत्र भस्म मिला हुआ कपड़े में अग्निहोत्र जैसे जो कॉटन के कपड़े ना उसमें गोबर से जो है लीप दीजिए, फिर भस्म लीप दीजिए, फिर तुलसी और बेल के पत्ते का चूर्ण उस पे लीप दीजिए और उसका कॉटन का बना लीजिए, ऊपर ऊपर नीचे उस पे बैठिए, उस पे पैर रखिए, अद्भुत ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक होने वाला है। जी धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। मैं आदरणीय बने सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जिनके हैंड रीच है मैं उनको बुला रहा हूं। बने सिंह जी। जी, सदन के महानुभाव को प्रणाम। आज के हमारा मुख्य अतिथि से विषय तो बहुत सारे, परंतु मेरा ये निवेदन है कि क्या सभी प्रकार की फसलों में और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए ये चावल और घी और गाय के कंडे से यज्ञ करना ही संभव है? बिल्कुल, ये सबसे शुद्ध और नित्य यज्ञ है अग्निहोत्र। बाकी नैमित्तिक हैं, वो किसी निमित्त हैं, लेकिन ये नित्य है। तो केवल देसी गाय पालिए, उसको 70% हरा चारा खिलाइए, उसको ऊर्जा जल पिलाइए, ठीक है, उसको बेल का रस पिलाइए, बिल्व रसायन, उदुम्बर का रसायन पिलाइए, ठीक है, और जो है बढ़िया सिमण घास और बढ़िया अच्छे हाथी घास जो पॉजिटिव आते वो खिलाइए, गन्ना खिलाइए, और उसका जो गोबर है उससे प्रार्थना कीजिए। उसके ऊपर कभी डंडा नहीं रखना है, उसके गले में वो मत बांधिए, खुला रखिए बिना उसका, बिल्कुल बस घंटी बांध सकते पर वो रस्सी नहीं बांधना, डंडा नहीं लगाना, उसको खुले में रखना। एक बाड़ा बना दीजिए, जब उसको छांव में रहना है छांव में बैठेगी, खुले में रहना है खुले में बैठी, और उसको हरा चारा दीजिए। रोज प्रार्थना कीजिए, हे आप विश्व माता हैं, और उसके गोबर से फिर कंडे बनाइए हाथों से थाप के, और कंडे जो है बढ़िया लंबे लंबे ऐसे कंडे करिए, पात्र में बढ़िया गोल जमाइए ऐसे, है ना, अच्छा बढ़िया कंडे जमाइए, और उसको घी कपूर से जला दीजिए, फिर उसको उसमें यज्ञ कीजिए। हर समस्या का समाधान है। इस नित्य अग्निहोत्र को भगवान कृष्ण ने कामधेनु कहा है, गाय को भी कामधेनु कहा है और अग्निहोत्र को भी कामधेनु कहा है, ठीक है। ये सब कुछ ठीक करने वाली, एक बार शुरू करिए, फसल में जमीन में डालिए, फसल में स्प्रे करिए, फिर देखिए 20% का स्प्रे करना, ठीक है, 20% का फसल में स्प्रे, 100% जमीन में डालिए। आपका आधा प्रोडक्शन तो इसी से बढ़ जाना है, केवल एक ही फार्मूला ऊर्जा जल से। और सबसे मेरा एक और पहले तो निवेदन है कि पीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कितना बड़ा परिवर्तन होता है। मेरा एक और निवेदन है, आपने कोई ऐसी